वेरी वार्म वेलकम मिस्टर निक्की कुमार झा फ्रॉम भागलपुर बिहार। धन्यवाद। अच्छा, मैंने कंपनी का नाम क्यों नहीं लिया और इनका नाम क्यों लिया कि मैं जानता हूँ कि निक्की जी को अपने उस घर से कितना प्यार है और उसकी स्टोरी भी आपको पता लगेगी, इसलिए मैंने कंपनी का भी नाम नहीं लिया हुआ है और किसी चीज़ का नाम नहीं लिया हुआ। भागलपुर बिहार से इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने पहली फैक्ट्री भी वहीं लगाई हुई है और सबसे पहले वहाँ के आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निक्की कुमार झा भी का मैं इंट्रोडक्शन क्या दूँ, नाम को सब जान गए हो, शार्क टैंक कंटेंडर के नाम से जानते हैं, OMG का शो है उसके नाम से जानते हैं। फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन बनता है, जो कटसी है वो मैं कर देता हूँ। इसके बाद में कहा कि मेरी USP कि फॉर्मली बहुत इनफॉर्मल हूँ, तो उसको हम लोग पहले एक कैप्शन करेंगे। और इतनी बड़ी बात हुई 2 दिन से, और ये लकली मैं बता दूँ आप लोगों को, ये शूट 13 को हो रहा था दिल्ली में, और मेरी बहुत कोशिश थी, मैं कई बार इनवाइट कर रहा था कि सर आप कानपुर आ जाइए, इन्होंने बोला नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये कानपुर में है तो मैंने कहा कि मुझे ऑन द स्पॉट शूट करना है। तो ये शायद हम लोग इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हिंदी में बोल दें, या बहुत ही लकी हैं कि हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मिस्टर निक्की कुमार झा इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द भागलपुर बिहार, को फाउंडर ऑफ द सप्त कृषि प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम लोग सब्जी कोठी के नाम से जानते हैं, जो शार्क टैंक में इन्होंने सर ने एग्जिबिट भी किया हुआ था। और एक और चीज़ जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हेल्थ टेक का है, उसमें आपका है मेडटेक बोल सकते हो, को फाउंडर ऑफ द यूरिन एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये भी इक्वली 2 कंपनी चल रही हैं सर की, जिसके दूसरे के बारे में थोड़ा सा अभी इतनी बात नहीं हो पा रही है बिकॉज वो शार्क टैंक में नहीं आया, मगर प्रॉब्लम उससे भी बड़ी सॉल्व कर रहा है वो। एंड सबसे बड़ी ओरिजिनेट फ्रॉम द बिहार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्लाइमेट सॉल्वर अवार्ड बाई WWF के आपने यहाँ पे इवेंट किए हुए हैं, वहाँ से इसको अवार्ड मिला हुआ है। सॉल्व चैंपियन बाय यूनाइटेड नेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एक और क्वालिटी है जो भी दिखेगी आपको, ऑथर ऑफ द मिरेकल माइंड्स और पोएट, वो मैं आपको एग्जिबिट करवा के रहूँगा आज। एंड इसके पहले बता दें हम कि एक होती नहीं वार्निंग होती है सर के साथ बात करते हुए, कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो बहुत सारगर्भित होंगी, जिनका बड़ा गहरा मीनिंग होगा, और वो शायद कोई लोग कनेक्ट कर पाएंगे, किसी को घर जाके समझ में आएंगी, यहाँ समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश है कि यहीं समझिएगा। तो उसके लिए हम सर की चीज़ें हैं कि जो उनकी भाषा हम शुरू करते हैं, ताकि थोड़ा सा माहौल बना देते हैं सर के लिए, कि ताउम्र तन्हा चले राहों पर, मंजिल पर कई सहारे हो गए। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात आपको, कि ताउम्र चले तन्हा राहों पर, मंजिल पर कई सहारे हो गए। अच्छा, तो अब निक्की जी से हम पूछते हैं यहाँ सीधे से। अब निक्की जी को पता है जॉनर कौन सा है। ये जॉनर आपने कहीं नहीं देखा होगा जो मैं आज लेकर के आऊँगा। कितने टॉक शो निक्की जी ने कर लिए होंगे कि जो आज जिस तरह से हम बात करने वाले हैं, तो वो कंट्रास्ट करेगा हम लोगों का। और मैंने आपको इसलिए आज़ादी दे दी है ये बात बोल करके कि आप बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी कॉन्स्टेंट को मत रखिएगा बात करते हुए, कि हम इन बच्चों से बिल्कुल चाहते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बात करें, कोई सुगर कोटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी कवरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो पहला जो बहुत ही कि ये जो सप्त कृषि है, ये बड़ा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था नाम। ये सप्त कृषि क्या है, ये क्यों सप्त कृषि का मतलब क्या है? सप्त ऋषि तारामंडल सुना था मैंने, ये सप्त कृषि क्या चीज़ है? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। रमा यूनिवर्सिटी जब मैं आ रहा था तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि रमा मतलब मेरे को पता था पहले से भी, बट मैं चला गया डेंटल कॉलेज, क्योंकि मेरे को लगा IIT से वो ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद फिर सर का बहुत सही से वक्त पे कॉल आया कि नहीं यूनिवर्सिटी में आना है, तो फिर मैंने अपना व्हीकल को यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ा। तो अच्छा सफ़र रहा आने का और सफ़र नाम भी है इस शो का। तो अगर हम बात करें सप्तकृषि की, तो अगर आप देखें जैसे कि ये नाम कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री से इंस्पायर, मैं अपने किसी भी चीज़ को माइथोलॉजी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो हमारा हिस्ट्री है, वो माइथोलॉजी नहीं है। हमारे जो भी चीज़, हमारे जो ऋषि मुनीज़ हैं, हमारे रामायण महाभारत, वो माइथोलॉजी तो नहीं हो सकती, वो हमारा इतिहास है। और वो इतिहास जो है, इतिहास में कहानियाँ होती हैं और हर एक कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है। सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का, जो सबसे आसान तरीका है वो है कहानियों से सीखना। अगर आप कहानियों से नहीं सीख पाएंगे तो आप किसी चीज़ों से नहीं सीख पाएंगे। तो खैर, अगर सप्तऋषि की बात करें तो जैसे सप्त ऋषि में 7 महान ऋषि हुए हैं,
तो उनके नाम पे वो सप्त ऋषि है, जैसे वशिष्ठ हो गए, जैमिनी हो गए, इस तरह से 7 महान ऋषि हुए। तो उनके नाम से तारामंडल में एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम सप्त ऋषि कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हमारा देश भारत एक, हम कहते हैं कि हमारा सैटेलाइट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है। सैटेलाइट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर कहने का क्या मतलब है कि हमारे देश की 60 से 70% आबादी किस पे निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पे। अगर खेती ना हो तो ये 60 से 70% क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं है। तो हमारा जो सैटेलाइट, हमारा जो सबसे प्रमुख इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है। और जब आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो इसमें मोस्टली आपको 7 फॉर्म्स दिखेंगे, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर जो कि आपको बागवानी हो गया, आपको सेरिकल्चर जिसमें कि आप रेशम के उद्योग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप मैनेजमेंट, फार्मिंग, ये सारे जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 7 फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं। जैसे 7 ऋषि हैं जो अपने अपने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्णता होल्ड करते हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर के भी 7 फॉर्म्स हैं। तो इसीलिए वहाँ से ये नाम इंस्पायर होता है, सप्त एंड कृषि। वाह, वेरी नाइस। इसके बाद, इस सप्त कृषि के बाद इसका जो टैगलाइन है, जो हमारे कंपनी का टैगलाइन है, वो है कनेक्टिंग एग्री डॉट्स। मतलब इन सभी जो, जैसे अब अगर आप तारामंडल को देखेंगे तो आप सप्तऋषि कब फॉर्म करवाते हैं? जब वो तारे अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो तो सिर्फ अपने प्लेसेस पे हैं, लेकिन आपने उसको एक शेप दिया, तब वो सप्तऋषि, जब आप ऊपर देखते हैं कि हाँ इस शेप में अलाइन है, तो आपको वो सप्तऋषि दिखता है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे ही सप्तकृषि का बात करें हम, तो हमारा भी जो है वो है कि कनेक्टिंग एग्री डॉट्स। तो वो सारे जो डॉट्स हैं, मतलब उन सारे 7, सभी के सभी 7 फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको हम सप्तकृषि ब्रिज करते हैं। इसीलिए हमारा टैगलाइन भी है कनेक्टिंग एग्री डॉट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे और स्टार्टअप देखने वाले हैं जो ये 7 चीज़ों को अलाइन करने वाले। बिल्कुल। अच्छा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल एंगल भी मैं कहने का दिख रहा है कि आगे का जो एक इशारा दे देना कि आगे कौन सी कंपनी आने वाली। तो 2 तो आपने कवर कर लिए हैं, एक ये हेल्थ टेक वाला ख़त्म कर लिया आपने, और एक ये जो आपका एग्री टेक वाला ख़त्म कर लिया। अब इसी में एक और वर्ड भी, सब्जी कोठी, बहुत ही अट्रैक्टिव नेम है। कि सब्जी कोठी का मतलब देना का क्या मतलब है? कि और भी चीज़ें हैं, उसका भी कुछ नई स्टोरी होगी आपके पास? हाँ। मैं कहानियों पे बहुत विश्वास करता हूँ, और कहानी कहना और कहानी सुनना दोनों पसंद है मुझे। और मैं आपको आज बहुत सारे सिर्फ कहानियाँ सुनाऊंगा। जितनी भी बातें होंगी सिर्फ कहानियाँ होंगी, और उस कहानी से अगर आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हो। अगर जैसे कि बात करते हैं सब्जी कोठी की, हम सब्जी कोठी के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जी कोठी से हम इस देश के 5 से 6 करोड़, सब्जी कोठी के माध्यम से इस देश के हम 5 से 6 करोड़ छोटे और सीमांत किसान, 2 करोड़ स्ट्रीट हॉकर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आखिरकार उनका क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम सब्जी कोठी से सॉल्व कर रहे हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग, हम लोग अभी सब उत्तर प्रदेश में हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 90 से 95% फार्मर्स, उत्तर प्रदेश में जितने भी फार्मर्स होंगे उसके 95% फार्मर्स जो हैं वो हैं आपको छोटे किसान। छोटे किसान कहने का क्या मतलब है? जिनका की लैंड होल्डिंग, मतलब जिनके पास भूमि 1 एकड़ से कम हो। आप सोचिए 1 बीघा या 1 एकड़ भूमि से अगर कम जिनके पास भूमि हो, जिस किसान के पास, वो छोटे किसान कहलाते हैं या सीमांत किसान होते हैं। तो ये जो छोटे किसान और सीमांत किसान होता है, इनका पर डे एक्सपेंस, आप बहुत गौर से सुनिएगा मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इनका प्रॉफिट, इनका पर डे एक्सपेंस, मतलब ये अपने घर में आज क्या खाना खाएंगे, आज अगर वो फल सब्जी बेचेंगे तब जाकर के जो पैसा आएगा, उस पैसे से वो अपने घर में बेटे या बेटियों के लिए किताब कॉपी लेके जाएंगे। पर डे का डेली एक्सपेंस इस बात पे निर्भर करता है कि उन्होंने कितना फल और सब्जी आज बेचा है। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती है जब हम इतने बड़े आबादी के लिए आज तक एक सुचारू रूप से कुछ हमने उनके लिए, आज हम बहुत बात करते हैं, आज हम क्या नहीं बात करते हैं। हम बात करते हैं AI की, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम बात करते हैं
चंद्रयान की, हम चांद पे जा रहे हैं। इसी पे मुझे पीयूष मिश्रा का एक बहुत ही अच्छा पंक्ति याद आ रहा है कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। आज भी वो रोटियां अभी भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है हमारे देश के 20 से 30% आबादी के लिए। और अगर हम 20 से 30% आबादी कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने आबादी आपके पाकिस्तान बांग्लादेश मिला करके है, उतनी आबादी हमारे यहाँ आज भी 2 वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल करती है। क्या इतना बड़ा समस्या हमारे लिए? तो जो 90 से 95% किसान हैं वो छोटे किसान हैं और उनका पर डे का एक्सपेंस इस पे डिपेंड करता है। और हद तो तब हो जाती है जब उनका फल और सब्जी उनको फेंकना पड़ता है, जब उनको फल और सब्जी इस बात और बेशर्मी की हद तो हम भी पार कर देते हैं। हम जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड ये हैं, बेशर्मी की हद तो हम लोग पार करते हैं। हम लोग अक्सर, आप भारत के किसी भी मंडी में चले जाइए, आप कानपुर के मंडी में चले जाइए, सबसे ज़्यादा भीड़ आपको 8 बजे शाम में मिलेगा या 8 बजे रात में मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये वो समय होता है जब उन छोटे व्यापारियों को अपना फल और सब्जी किसी भी रेट पर बेच करके अपने घर जाना होता है। और उस मंडी से उनके घर का एवरेज डिस्टेंस भारत में 16 किलोमीटर है। मैं आपको बहुत ही फैक्ट के साथ, मैं जो भी बोलूँगा जिम्मेदारी के साथ और फैक्ट के साथ बोलूँगा। 16 किलोमीटर एक छोटा किसान कैसे भी टेम्पू पे लटक के, छोटे हाथी पे बैठ के, कैसे भी वो 16 किलोमीटर उसको जाना है और 10 बजे तक वो घर पहुंचता है। और फिर सुबह 4 बजे वो उठता है। 4 बजे वो उठ के करता क्या है? वो जा करके अपने कैटल को खाना देता है और उसके बाद वो सीधा अपने खेत में जाता है जहाँ वो फल और सब्जी का खरपतवार निकालता है और जितना वो तोड़ पाता है फल सब्जी वो तोड़ता है और सीधा मंडी भागता है, इस आस में कि आज उसको उसके फल और सब्जी का कुछ सही दाम मिल जाए। लेकिन विडंबना यह है, जब वो मंडी पहुंचता है तो उसे बेचना किस रेट पे पड़ता है? 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। मतलब कभी कभी तो ये हाल होता है कि वो जितना पैसा खर्च करके मंडी लेके गया है फल सब्जी, उतना भी पैसा वह उस फल और सब्जी को बेच के नहीं कमा पाता है। और इसके ऊपर से, इन सभी समस्याओं के ऊपर से वेस्टेज का समस्या। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा चीख के, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन का डेटा चीख के बताता है कि 35 से 40% और छोटे और सीमांत किसान के इसमें 50% तक फल और सब्जी उनको फेंकना होता है। आप सोचिए, एक किसान जो हार्डली 5,000-6,000 रुपये कमा रहा है, वो अपना 50% फल और सब्जी बस फेंक दे रहा है, इसलिए कि उसके पास कुछ भी सुचारू साधन नहीं है कि उसमें वो अपने फल और सब्जी को रख पाए। तो क्या इज़न्ट इट अ बहुत बड़ा समस्या नहीं है? और मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मैटर करता है, जिस दिन आपको एक रिलेवेंट समस्या मिल गया, उस दिन आप कहते हैं ना कि यूनिकॉर्न, हमारे लिए यूनिकॉर्न का बहुत ही अलग मतलब है जो हम बाद में आगे चल के शायद मैं आपको बताऊं। बट यूनिकॉर्न आप ऐसे ही बना लेंगे अगर आपके पास एक रिलेवेंट समस्या हो सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो सर मैं रोकूंगा 2 मिनट आपको, क्योंकि जो सब्जी कोठी की मैं बात कर रहा था, सब्जी कोठी क्या है मुझे इसका जरा बता दें, तो कि क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे मेरे। बिल्कुल। हाँ सर, बताइए सब्जी कोठी क्या है एक्चुअल में? वो जो आपने प्रॉब्लम बता दिया, सब्जी कोठी क्या करता है? सब्जी कोठी जो है अपने आप में पूरे विश्व का एक अनूठा स्टोरेज है, जो बिना किसी केमिकल को यूज़ किए हुए, बिना किसी रेफ्रिजरेशन को यूज़ किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज़ किए हुए आपके फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से लेकर के 30 दिन तक बढ़ाता है। ये सिर्फ सेल्फ लाइफ ही नहीं बढ़ाता है,
यह फल और सब्जी को फ्रेश भी रखता है, ताज़ा भी रखता है। और सबसे प्रमुख बात, सबसे जो बेस्ट बात है इसका, अगर आप हमारे सब्जी कोठी को देखेंगे तो यह किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स पर असेंबल हो जाएगा। मतलब ये जो कंप्लीट स्टोरेज है, साइज कितना है सर उसका बताइए। जैसे ये जो कंप्लीट स्टोरेज है ये आपको लगभग 200 किलो फल और सब्जी को अपने अंदर रख सकता है, उसको फ्रेश रख सकता है। और तो और सिर्फ इसको चलने के लिए 20 वाट बिजली, मतलब उतना ही बिजली जितना आपके फ़ोन को चार्ज होने के लिए चाहिए, सिर्फ उतने बिजली में यह आपके 200 किलो फल और सब्जी को फ्रेश स्वच्छ रखता है। आज सब्जी कोठी एक क्रांति है। आप अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी जाइएगा सब्जी कोठी को पाइएगा। तो हमने आज इसको एक रिवॉल्यूशन बनाया सब्जी कोठी को। और आज मुझे इस बात पे सबसे गहरी नींद आती है। इस बात पे नींद नहीं आती है कि अब की कितना सब्जी कोठी मैंने बेचा, बस इस बात पे सबसे गहरी नींद आती है जब मुझे एक छोटा किसान, सीमांत किसान फ़ोन करके ये कहता है कि सर आपके कारण 200 रुपया ज़्यादा कमाया। तो उस दिन जो सोने का अपना जो जब ये आती है ना कि सर आपके कारण 200 रुपया ज़्यादा कमाया, तो उस दिन जो मुझे नींद आती है ना, मैं अगले दिन सीधे 9 बजे उठता हूँ। बीच में उठता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन था जिसको कि मैंने एक एंटरप्राइज में बदला। और उस एंटरप्राइज से मेरे लिए बस इसी बात का खुश है कि वो जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं उनका भला हो रहा है। तो सब्जी कोठी आज एक क्रांति है। हम स्टोरेज नहीं कहते हैं इसको, एग्रीकल्चर का एक क्रांति कहते हैं। अच्छा, मतलब सब्जी कोठी मैं थोड़ा सा बता दूं कि टू द पॉइंट, सब्जी कोठी क्या है। सब्जी कोठी एक ऐसा है जो नॉर्मल वेंडर्स होते हैं, जो फल ठेले पे या वेंडर पे बेच रहे होते हैं, उनके लिए एक ऐसा स्टोरेज है जहाँ पर उनकी जो फल की जो ख़राब होने का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं 7 दिन से 30 दिन तक। यहाँ पर उनकी फल परचेज़ कर लिया, जरूरी नहीं है कि शाम तक वो स्टॉक आउट हो जाए, सेल आउट हो जाए, तो स्टोर तो करना होगा। नॉर्मल हम लोग अपने घर पे फ्रूट्स ले आते हैं तो 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। सब्जी कोठी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके क्यों नहीं होता इस अभी हम आपसे पूछेंगे बीच टाइम पे। फिर अभी नींद वाली बात बताई कि शाम को नींद आती है, लेकिन ये तो अब बन गया बिजनेस तो आ जाती है। जब नहीं बना था तब नींद कितनी ख़राब करी है उसके बारे में, तब मैं इसको बिल्कुल पूरा पॉइंट लाऊंगा, 1 लाइनर चाहूँगा इसका आंसर कि 1 लाइन में कि वो जब नहीं बना था, या ये कि स्ट्रगलिंग टाइम तो होता ही है हर बिजनेस का, वो कैसे पास किया था, क्या टाइम लगा आपको? सर इस पे मुझे दिनकर का एक पंक्ति याद आता है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ में बिखरे सूल ना हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ में बिखरे सूल ना हो। वो नाविक धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्या बात। तो ये जो मैंने अभी आपको कविता बताया, इसका मतलब ही यही है कि तब तक सबसे ज़्यादा इसका जो वास्तविक अर्थ होगा, मैं आपको भावार्थ पे अभी नहीं लेके जा रहा हूँ। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि तैरने में तब आप अपने आप को ये करो कि आप तैर सकते हो जब आप धाराओं के विपरीत दिशा में तैर पाओ। धाराओं के साथ तो बह करके कोई भी किनारे लग जाता है, आपको धाराओं के विपरीत चलना है। और जब आपके बुरे दिन होंगे तो कांटे भी मजे लेंगे आपसे, लेकिन आपको धैर्य, सिर्फ एक ही चीज़ है हर जगह, एक आपके पास रिलेवेंट प्रॉब्लम होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, और दूसरा धैर्य। और धैर्य रखो, जिस कांटे ने आपके मजे लिए हैं आप महंगे जूते पहन के उनको रौंद के चल दो। अच्छा, तो अब यहाँ बिल्कुल मैं वो प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ जो मेरे मुंह से निकल रही है, मगर है इन सब की। ठीक है, ये जैसे कि सर क्या होता है जब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको लगता है कि यह बिजनेस बन गया है, इनको वो नहीं दिख रहा है जो मैं वो दिखाना चाहता हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस निकालना चाह रहा हूँ बार बार से। ये वजह हम लोग का ना सफ़र से सफ़र तक का सफ़र, मतलब कि इस सफ़र में जो सफ़र हुआ है हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। उसको मतलब कि वो क्या प्रॉब्लम, जैसे कि आपने देखा कि ये आपने बता दिया ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको डेवलप करने में जो चैलेंजेस आए हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल कि वो कैसे, कहाँ से आपने उठाया, क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ और क्या सपोर्ट मिला और किसने किया। आपने छेड़ ही दिया इस बात को। बिल्कुल मैं बहुत उस्ताद छोड़ने में। तो ये सफ़र शुरू होता है लगभग जब मैं मास्टर्स में था।
तो ऐसा होता है ना कि जो बीटेक होता है वो हम अपने पेरेंट्स, फैमिली प्रेशर, जो ग्रेजुएशन होता है यूजुअली, वो हम उनसे करते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरा दिल बीटेक में था नहीं, मेरा दिल था पर्यावरण पे। मेरे को सॉल्व करना था बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रॉब्लम, जैसे पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, जीरो हंगर। ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे अट्रैक्ट करते थे, ऐसे प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना था। तो मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मेरा एडमिशन हुआ नालंदा विश्वविद्यालय में, वही सबसे प्राचीन नालंदा। वो उस समय वर्ल्ड में से बहुत ही गिने चुने लोगों को एडमिशन देती थी। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ हुआ कि मेरा सिलेक्शन वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ, और वहाँ मैंने रिस्क यहाँ से ही मैंने लेना शुरू किया। मेरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, बट मैंने अपना मास्टर्स चूज़ किया इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। और इसका बहुत ही मतलब ये काम जो मैंने किया, इससे अच्छा मैं अपने जीवन के साथ कुछ कर नहीं सकता था। इससे बेहतरीन आपको, अगर आप एक डोमेन के एक्सपर्ट बनते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने अपॉर्चुनिटी को बहुत लिमिटेड करते हो। लेकिन जब आप इंटरडिसिप्लिनरी जाते हो, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग कॉमर्स के होंगे, बहुत सारे लोग कई फील्ड के होंगे, तो एक जो बहुत ही सकारात्मक अनुभव रहा है मेरा, वो ये रहा है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी जाओ। इकोनॉमिक्स को आप जोड़ो डिज़ाइन से, इकोनॉमिक्स को आप जोड़ो इंजीनियरिंग से, इकोनॉमिक्स को आप जोड़ो साइंस से। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फ़िलॉसफी भी बताऊंगा अपने इस जवाब के अंत में, कि जिस फ़िलॉसफी को लेकर के मैं चलता हूँ। तो खैर, तो मैं जब नालंदा विश्वविद्यालय में था, तो हर एक आपको जो सर्टिफिकेट होता है, या जैसे कि मास्टर्स कंप्लीट होगा तो आपको वहाँ पे एक डिसर्टेशन करना होता है या थीसिस लिखना होता है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक थीसिस लिखना होता है, एक शॉर्ट थीसिस लिखना होता है। तो कोई एक प्रॉब्लम पे आपको एक थीसिस लिखना होता है। तो उस समय के एचओडी मेरे हिस्से में आए कि मैं उनके हिस्से में गया। तो वो एक बहुत ही, मैं एकेडमिशियंस का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली, जो मैं आज बोलता हूँ उनका वो कोट करके। प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय थे। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बात मुझे बोली कि निक्की लुक, नोबडी, लिटरली nobody is expecting, sitting in America or sitting in Europe, is expecting that a boy named Nicky, who is studying in Nalanda University, will suddenly be popping out and will be solving a world problem of poverty, global warming, or life under sea, something like that. इसका ये है कि उन्होंने सीधा शब्दों में बताया कि निक्की, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तुमसे, अमेरिका यूरोप में बैठे लोग, कि कोई एक निक्की नाम का एक लड़का है जो नालंदा, बिहार के किसी सुदूर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो आएगा और पॉवर्टी का समस्या पूरे विश्व से ख़त्म कर देगा। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर हूँ। मेरे से मेरे गांव, मेरा कम्युनिटी, मेरे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निक्की वहाँ पढ़ने गया है, जब वो वापस लौटेगा तो मेरा समस्या सॉल्व करेगा। दुनिया के नज़रों में हीरो बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं 4 अच्छे शब्द कहूँगा और मैं दुनिया की नज़र में हीरो बन जाऊँगा। लेकिन जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे बढ़ते देखा है, जिन्होंने मुझे चलते देखा है, उनके नज़र में हीरो बनने का जो महत्व है ना, वो किसी भी चीज़ों से बढ़कर है, किसी भी चीज़ों से बढ़कर है। तो वहाँ से वो एक जो लाइन था, वो लाइन जो कितना बड़ा बात हमारे एकेडमिशियंस कहते हैं, इस बात पे आपको कभी ना कभी जोर देना चाहिए, अपने एकेडमिशियंस की सुननी चाहिए। तो वहाँ से शुरू होता है ये सफ़र कि मैं पहले तो मैं सर को बोला कि सर मेरे को ये बात अच्छा लगा, और मैंने बोला कि सर मुझे 15 दिन का छुट्टी दे दीजिए, जस्ट गिव मी 15 days लीव। गांव में इस बार भी गया, और मैं पहले भी गांव जाता था, बट बहुत अंतर था। पहले मैं गांव अपने खेत को देखने जाता था, दूसरों के खेत से चना चुरा के खाने जाता था, अपने खेत से नहीं, दूसरों के खेत से।
दूसरों के खेत से गन्ने तोड़ के खाता था, उसके लिए गांव जाता था, आम खाने के लिए गांव जाता था। पर इस बार जब मैं गांव गया तो बिल्कुल ही अलग। मुझे इस बार अपने गांव के हर एक पगडंडी पर एक समस्या दिख रहा था। मुझे इस बार अपने गांव के हर घर के हर सदस्य में एक समस्या दिख रहा था। वो सभी पीड़ित थे। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया। मैं समस्या खोज रहा हूँ। यहाँ तो पता है, डेवलपिंग नेशन में होने का सबसे अच्छा बात ही यही है कि आपको हर गली के, हर मोहल्ले के, हर पगडंडियों पर एक समस्या है और हर समस्या अपने आप में $1 बिलियन का एंटरप्राइज है। सबसे अच्छी बात डेवलपिंग नेशन में। आज अगर हम डेवलपिंग नेशन में होते हुए कहें ना कि हमें जॉब चाहिए, साहब आपने जिस दिन डिग्री लेकर के, बहुत गौर से सुनिएगा, जिस दिन आपने डिग्री लेकर के आप चले गए किसी के दरवाजे पर नौकरी मांगने के लिए, उस दिन आपने अपने आत्मा का हत्या कर लिया है। क्योंकि आप कैसे मांग सकते हैं नौकरी? आपके पास एक डिग्री है, आपने पढ़ाई किया है, चाहे कुछ भी किया हो, थोड़ा ही किया हो। अगर आप आज ग्रेजुएशन में है ना, तो आप देश के 80% से अधिक जनताओं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आप नौकरी की कतार में हैं तो वो 80% का क्या होगा? कभी आप इस बारे में सोचिए। तो खैर, मुझे हर जगह एक समस्या दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ा समस्या तो मेरे घर पे ही था। क्योंकि हमारे एक पड़ोस के अंकल जी हैं, उनका पड़ोस क्या मतलब पापा के फर्स्ट कजन ही कह लीजिए। तो उनका टमाटर का खेती होता है वहाँ पे। क्योंकि हम लोग गैंगेटिक बेल्ट, जैसे कानपुर एक गैंगेटिक बेल्ट है, तो गैंगेटिक बेल्ट होने का एक बहुत ही अच्छा बात यह है कि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है। मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल हम एंजॉय करते हैं। ये कानपुर से शुरू होता है लगभग, और ये बंगाल के, जहाँ तक गंगा पद्मा बनती है, बांग्लादेश का जो प्लेन है, ये इलाका पूरा फर्टाइल है। आप इसमें ऐसे सीड फेंक दीजिए, आपको लहलहाता फसल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ओके। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन होना इस बात का गारंटी नहीं है कि आपका इनकम ज़्यादा होगा। बट ज़्यादा प्रोडक्शन इस बात की गारंटी ज़रूर है कि इस बार आप वेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो अब जो था कि मेरे चाचा टमाटर उगाते हैं। मैं गांव गया, 7 बजे शाम था। जानते हैं ये 7 बजे कंप्लीट सन्नाटा हो जाता है गांव में। अभी भी है। आप हाईवे से 2 किलोमीटर नीचे गांव जाइए, 8 बजे रात में कंप्लीट सन्नाटा होगा। आप अपने धड़कन को खुद सुन पाएंगे। इतना सन्नाटा। उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक ट्रैक्टर आता है और धड़ाम का आवाज़ होता है। क्योंकि ट्रैक्टर में वो हाइड्रोलिक होता है, वो हाइड्रोलिक को उठाया और चाचा मतलब एक बहुत ही भीषण आवाज़ आता है कि यहीं गिरा दो। तो मैं तो दिल्ली और इधर रहता था, तो मुझे तो 8 बजे नींद आएगी नहीं। तो मैं अपने ऐसे ही बरामदे पे ही मैं सोया हुआ था, तो मैं उठ करके गया बाहर की क्या हो रहा है देखने के लिए। तो मैंने देखा कि एक कंप्लीट ट्रैक्टर टमाटर फेंका जा रहा है। एक कंप्लीट ट्रैक्टर। अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा, आलोक जी हमारे पास समय है ना? हाँ, प्लीज बताइए। अगर मैं आपको इसका विडंबना समझाऊं, मैं तो इस बात पे बाद में आऊँगा कि ये जो एक ट्रैक्टर टमाटर था, वो इकोनॉमिकल लॉस तो था ही था, जो आर्थिक मार है वह तो था ही था। उसके अलावा क्या था? एक टमाटर को ग्रो करने के लिए 30 लीटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये डेटा आपको, ये फैक्ट आपको पता नहीं अगर कहीं आपके अंदर एक भूचाल उठा दे। नहीं, ये पता है इनको। असल में वाटर फुटप्रिंट की इन्होंने वर्कशॉप करी हुई है, मेरे साथ में करी हुई है, तो इनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि एक शर्ट जो पहने हुए हैं इसमें कितना है। तो आप रिलेट कर पाएंगे, जो बता रहे हैं ये रिलेट कर पा रहे होंगे। और कई बच्चों ने वर्कशॉप अटेंड करी है WWF। बहुत बढ़िया।
तो मैं आपको जस्ट एक रिपीट कर देता हूँ कि एक टमाटर, सिर्फ एक टमाटर को ग्रो करने के लिए 30 लीटर पानी, मतलब उतना पानी जितना एक व्यक्ति 10 दिन तक पी सकता है, 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 केजी राइस ग्रो करने के लिए लगभग 10,000 से 12,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक भिंडी, जो लेडीज़ फिंगर या ओकरा कहते हैं उसको ग्रो करने के लिए लगभग 12 से 18 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और अगर वो एक ट्रैक्टर टमाटर फेंका गया है ना, वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों का बर्बादी किया गया, वो हजारों लीटर पानी का भी बर्बादी है। इतना ही नहीं, वह हजारों घंटे मैन पावर, आप ये सोचिए कि उस टमाटर को ग्रो करने के लिए कितना मैन पावर लगा होगा, कितने घंटे एक छोटा किसान इस चिलचिलाती धूप में जा करके उसने मेहनत किया होगा। अरे आज तो हम लोग इस देश में सिर्फ अगर मेहनत करते हैं तो सिर्फ 2 लोग, एक किसान एक मजदूर। आप देखिए, हम 1 घंटा इस धूप में निकल नहीं पाते हैं, वह दिन भर चिलचिलाती धूप में बैठ करके उस टमाटर को ग्रो किया है। वो 1000 आवर्स ऑफ मैन पावर इज गेटिंग वेस्टेड। उसके साथ साथ जब वो टमाटर फेंकने के बाद क्या होता है ना, वो टमाटर सड़ेगा और सड़ने के बाद वह एक गैस इमिट करेगा जिसका नाम है मीथेन गैस, और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसी जो है 25 गुना ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, 25 गुना। तो इस बात से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो कहानी है इससे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसका ये सीधा मतलब है कि बिहार के एक छोटे से गांव में अगर कहीं टमाटर का वेस्ट हो रहा है तो ये सिर्फ उस गांव की समस्या नहीं है। आप उस गांव के उस किसान की समस्या छोड़ करके सोच करके आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं उसको। हो सकता है उसी के कारण कनाडा का साउथ पोल का बर्फ भी पिघल रहा हो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग है। तो सिर्फ ये उनका समस्या नहीं है। आज जो हम ये अप्राकृतिक घटनाएं देख रहे हैं कि इतने लैंडस्लाइड, इतने कहीं पे जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होनी थी वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सभी के सभी, इसमें एक बड़ा अच्छा मुझे एक पंक्ति याद आता है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। कहने का मतलब है, कहने का मतलब मैं बता दूं उसको प्लीज कि आप लोगों की भाषा में, बच्चों की भाषा में, कि मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी जो खराब होती हुई दिख रही है और आप बोलते हो कि मेरा कोई पार्टिसिपेंट नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ, तो वो भी अपराधी है। ये तो बोला भी किया था मैं आपकी, अगर कुछ गलत देखते हो, चुप भी रहते हो, तो बराबर की भागीदारी हो। अगर आप उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हो तो सर की उस भाषा को मैंने आपकी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है। ये उस लेवल की हिंदी तुमको समझ में अभी नहीं आने वाली, ना वो दोहे पढ़े होंगे, ना वो दिनकर की कविताएं समझ पाओगे, क्योंकि कभी भी उस टाइम नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि हम लोग अच्छा योयो में आ गए ना, हज कुछ में, तो योयो की कहानी में फिर मैं समझा पाऊंगा तुम लोगों को, और सर से लेके बाया तुमको मेरे कमाना पड़ेगा। तो ये रीज़न था कि मतलब किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के अगर शांति से बैठे भी हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, तब भी उतना ही आप क्रिमिनल भागीदारी होते हो। टाइम एक आपके लिए होता है, मतलब कि वही चीज़ है, एक सिंपल लैंग्वेज में, खून करते हुए देखना और करना दोनों अपराधी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया मगर देखा था और मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो हम इसका भाग देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। थैंक यू, आपने थोड़ा आसान कर दिया मेरे लिए। नहीं बिल्कुल, मैं इसीलिए हूँ। आपके लिए भी करूँगा और बच्चों के लिए भी करूँगा और आप लोगों की सहायता से ही करूँगा। ये सब एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जो आपका सफ़र, देखिए अब ये वही सफ़र है, ये वो वाला सफ़र नीचे वाला जो सर का जो पेन था अभी निकला ना, वो SUFFER सफ़र था। ठीक है, अब उसके बाद और जो पहले बात करी वो सफ़र था, तो यही था कि सफ़र से सफ़र तक। ठीक है, वो बस मेरी कोशिश है कि पहुँचने तक। अब हम थोड़ा सा डील करेंगे चीज़ों को, मतलब फ्रैक्शन कर देंगे, क्योंकि क्या है कि बच्चों की आदत है कि बहुत लंबा सुनेंगे तो ये थोड़ा वो बोर हो जाएंगे, आउट हो जाते हैं, तो मैं बीच में थोड़ा लेकर के आऊँगा। अच्छा, अब मैं ये वो चीज़ आपने सपोर्ट कर दी, पहली वाली जो मैं सर से कहा था कि अपने गाँव को बहुत प्रेम करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए कहा था भागलपुर से। ठीक है, और दूसरा कहीं मैंने पढ़ा था आपके किसी बायो में कि इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंटिस्ट एंड
एक और वर्ड था, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, सोशलिस्ट बाय पैशन। तो वो दोनों चीज़ें हमें, ये जितनी चीज़ें में थी वो प्रूफ कर दी सर के इतने स्टेटमेंट ने। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेके आता हूँ क्वेश्चन, जिसमें कि फिर मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊँगा। आपका कॉलेज जो शुरुआत हुई वो बेसिक गाँव से, भागलपुर से। आपके फादर, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, फिजिक्स के शिक्षक हैं। हाँ। उनका ही बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी सोच में, जिसमें कि आप जो डिजाइन थिंकिंग में आज आप में पीएचडी कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं उल्टा आ गया, मैं आईटी कानपुर में डिजाइन थिंकिंग में पीएचडी कर रहे हैं आईटी कानपुर से। उसके पहले नालंदा बता दिया आपने, और उसके बीच का, क्योंकि आपके, मैं परसों बुंदेलखंड में था तो आपके गुरुजी से मिला था मैंने बताया नहीं आपको। आज का सादा के डायरेक्टर हैं अमित जी। ठीक है, तो वो जीएल बजाज के डायरेक्टर हैं। तो मैं उनसे बात 4-5 घंटे रहा हूँ बुंदेलखंड में, मेरी बात हुई आपके बारे में। तो मैंने आपको बताया नहीं था, मैं आपको यहाँ बताएंगे। तो वो आपके गुरुजी हैं जो जीएल बजाज में रहे हुए हैं, आजकल सारदा के डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने बताया आपके बारे में, और उन्हीं ने बताया था आपके भी दूसरे वाले प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं आपके अलावा भी मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ बीइंग एंटरप्रेन्योर। आप जो बोलोगे मैं उसको भी, मतलब ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या हैं, कि आप बोलोगे चाहे कुछ भी बगल में बैठे होंगे, मैं प्रूफ करूंगा, मैं वेरीफाई करूंगा अपने सोर्स के दम पे, और तभी विश्वास करेंगे। ये है एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी। तो वो क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की जो सब्जी कोठी तक पहुंचाया। तो जो सब्जी कोठी का नाम मतलब ये कि उस सब्जी के लिए एक ऐसी जगह है जहां पर वो आराम से रह सकता है। अच्छा, तो ये बेसिक हो गया। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें हैं, जीएल बजाज, नालंदा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आईटी कानपुर, और एक वो स्कूल, और चौथा मैं जोड़ लेता हूँ पापा का होना, जो फिजिक्स के जो टीचर थे। इन 5-4 चीज़ों में कौन सी है, वेयर हैव यू गॉट द इंस्पिरेशन फॉर टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? सर, एंटरप्रेन्योर बनने का जो इंस्पिरेशन था वो कहीं ना कहीं पहले तो जैसे मैं बिहार से जो मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा तेज हो ना, इसका मतलब होता है कि आप यूपीएससी करोगे। अच्छा, ठीक है। आज भी मेरी नानी माँ मुझे फ़ोन करके ये बोलती है कि बेटा रे, यूपीएससी में बैठ जाओगे तुम ना, तो तुम्हारा तो हो ही जाएगा। तो ये पेन तो हर एंटरप्रेन्योर का है, मेरा भी यही सेम पेन है। बिहार में मतलब अभी भी, मतलब नानी माँ तो बोलती कि बेटा यूपीएससी में तुम बैठ जाओ, तुम एक बार परीक्षा का फॉर्म तो भर लो। तो खैर, ये उनका अपना, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि हम करते क्या हैं, कि तुम यहाँ जाते रहते हो, वहाँ जाते रहते हो, मेरा ध्यान तुम पर लगा रहता है। प्यार तो प्यार होता है, मेरा ध्यान तुम पर लगा रहता है। वो कुछ भी हो, रात के 10 बजे मुझे एक कॉल ज़रूर करेगी, और उनको इतना मतलब है कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, बस ये जानने के लिए फ़ोन करेंगी मुझे। तो कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि तो एक चीज़ जो थी कि एंटरप्रेन्योर बनने का जो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मेरे को एक ही चीज़ ये करती है, वो है समस्याएं। और ये समस्याओं का होना कब शुरू होता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि समस्याएं 2 ही तरीके से ऑब्जर्व ये की जाती हैं। एक होता है जब आपका खुद का पर्सनल हो, और दूसरा ऑब्जर्वेशनल हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये वो गूढ़ बातें हैं जो शायद ही कोई आपको बताए। मतलब कि जो हिंदी में बता रहा हूँ, आदत है, मैंने पहले कहा था हिंदी में बोलने की, और आप लोग नोट कर लेना वर्ड, ना हो तो अभी एक क्वेश्चन आंसर में पूछ लेना वापस से। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा सिंपल करने की। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये है कि वो 5 में वो सबसे बड़ा जो इवेंट है उसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने वर्ड में बोलते हैं एपिसोडिक इवेंट, जहाँ पे वो आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है, सोच होना और उसको कन्वर्ट करना। इन 4 इंस्टीट्यूट में कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया? सर, मुझे मेरे गांव ने ही हेल्प किया। अच्छा, तो मैं सॉरी ऑप्शन में बढ़ा देता हूँ आपके। 5 जगह पे 6 ऑप्शन हो गए आपके पास में कि उस गांव ने किया। तो वहाँ पे तो देखिए प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो कन्वर्ट करने में किसने हेल्प किया इन 4 इंस्टीट्यूट्स में? सिंपल। सारे इंस्टीट्यूट का मैं बहुत ही इसमें ये कहता हूँ कि मैं तो शून्य पे सवार था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं शून्य पे सवार था। तो किनका शुक्रिया अदा करूं आज, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। सबसे पहले मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मैंने बोला था ना फिलॉसफी बताऊंगा, उसके बाद मैं सर इसका आंसर दूंगा। अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना हो, तो आपके लिए साइंस है, कि साइंस के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको टूल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ इन्वेंट करना हो तो उसके लिए इंजीनियरिंग है, मतलब आपको इंजीनियरिंग बहुत सारे टूल्स देते हैं जिससे आप चीज़ों को इन्वेंट कर पाते हो। उसी इन्वेंशन को अगर आपको कम्युनिकेट करना है, कि आपको विश्व को बताना है, तो उसके लिए डिज़ाइन है।
कि कैसे हम उसको कम्युनिकेट करें, और अगर उसको आपको एक्सप्रेस करना हो, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आर्ट्स है। और इन सभी का केंद्र फिलॉसफी है। और फिलॉसफी जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है। और इस दोनों को, एक जो ये 4 सतही बातें हो गई और इसके ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर है फिलॉसफी का, इस दोनों को कनेक्ट करता है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स। कहीं पर भी ये मेरा जितना मैंने अभी तक दुनिया को देखा, ये मेरा एज पर लिमिटेड, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आलोक जी, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, ये होता है कि अगर आपको, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा, मुझे बहुत मदद करता है, कि अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना हो तो आपको साइंस का सहारा लेना चाहिए। अगर आपको कुछ नया इन्वेंट करना हो, आपको इंजीनियरिंग की सहारा लेनी चाहिए। अगर आपको उसी चीज़ को कम्युनिकेट करना हो तो डिज़ाइन का सहारा लेना चाहिए। और उसी चीज़ को अगर एक्सप्रेस करना हो तो आर्ट्स का सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एप्पल से बढ़िया फ़ोन आज तक बना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। या ऐसा ये भी नहीं है कि डेल से अच्छा लैपटॉप नहीं बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे चीज़ें बनी, लेकिन मैक्सिमम इम्पैक्ट किसने डाला? जो इन सभी चीज़ों को साथ लेके चला, साइंस को भी, इंजीनियरिंग को भी, डिज़ाइन को भी, आर्ट्स को भी, और इन सब के ऊपर इकोनॉमिक्स को भी, और सबसे ऊपर फिलॉसफी को भी, क्योंकि फिलॉसफी से इमोशंस आएंगे। और कहीं पर भी पूरे विश्व में अगर आप इमोशनल कनेक्ट कर पाते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो कमिंग बैक टू कि किस इंस्टीट्यूट ने हेल्प किया, तो अब आपको उत्तर सहजता से मिल गया होगा कि मुझे, जब आप इन्वेंट करते हो तो उसमें इंजीनियरिंग पार्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो मैं कैसे नहीं शुक्रिया अदा करूं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिसने मुझे इंजीनियरिंग सिखाया, जिसके कारण मैं इस काबिल बना कि मैं उस स्टोरेज को बना पाऊं। मैं कैसे नहीं शुक्रिया अदा करूं अपने नालंदा यूनिवर्सिटी का, जिसने मुझे उस इन्वेंशन को सोसाइटी से कनेक्ट करने का तरीका बताया। मैं कैसे नहीं शुक्रिया अदा करूं आईआईटी कानपुर का, यहाँ से मैं डिज़ाइन में पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि किसी बात का घमंड नहीं, सुनने पे सवार था मैं। और इतना ही नहीं, इन सारे इंस्टीट्यूट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो, मैं इसको बनाने में उस हजारों किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम बताया। जब मैं हजारों किसानों के साथ मिल रहा था तो उन्होंने बताया कि साहब आप सब छोड़ दीजिए, आप रात भर बचा दीजिए, आप सब छोड़ दीजिए, रात भर फल सब्जी बचा दीजिए। और तो और मैंने बोला कि कैसे, मतलब उन्हीं से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगा। तो उन्होंने बताया कि जनाब बिजली तो है हमारे गांव में, लेकिन 5 घंटे तक। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको जो भी चीज़ बनानी है ये इंश्योर करना है कि 5 घंटे बिजली में वो 24 घंटे का काम करे, राइट। उनका समस्या इतना ही नहीं था, उनका समस्या तो ये था कि एक ऐसा स्टोरेज होना चाहिए जिसको कि वो बहुत इजीली कैरी करके मंडी लेके जा सकें। क्योंकि अभी भी भारत में, और भारत मैं कह रहा हूँ तो महानगरों तक में भी मंडी लगती है। आज भी दिल्ली में, द्वारका में सोमवार की मंडी होगी, हाट होगी, और रोहिणी में मंगलवार की हाट होगी, दिल्ली तक में। तो गांव में तो खैर हाट लगती ही लगती है। तो उनको ऐसा स्टोरेज चाहिए था जो हाट तक जा पहुँचे। अच्छा, तो अभी तो पापा जी का मैं नाम फर्स्ट रखता हूँ। अच्छा, आईटी आना, देखा अभी हमारा क्वेश्चन रह गया शार्क टैंक के पहले, बिल्कुल सीधा, कि कितना अंतर पड़ गया, रीच में अंतर पड़ गया, नेटवर्किंग में, या एक्सेप्टेंस बढ़ गया आपके होने का, आपके प्रोडक्ट का। क्योंकि हमने भी उसके पहले नहीं जानते थे कि सब्जी कोठी कहाँ है और क्या है। सच कहें तो सब्जी कोठी में जाना तभी है जब हम शार्क टैंक इंडिया में देखा है। बिल्कुल, शार्क टैंक एक बेहतरीन मंच है। शार्क टैंक के कारण आज एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है, जिसने कि एंटरप्रेन्योर को हर एक घर तक पहुँचाया है और एंटरप्रेन्योर को एक हीरो बनाया है। आज हीरो के मायने बदले हैं देश में, तो उसका श्रेय मैं शार्क टैंक इंडिया को दूंगा। डेफिनेटली हमारे भी इसमें परिवर्तन आया, हमारे भी रीच बढ़े, हमारे भी फॉलोअर्स बढ़े।
फॉलोअर्स तो मैं उनको कहता ही नहीं हूँ, हमारे भी परिवार के लोग और ज़्यादा मुझे जानने का चेष्टा किए, दिखाए। और जो सबसे अच्छा बात हुआ शार्क टैंक में मेरे साथ कि मैंने फंडिंग नहीं लिया। मुझे एक फंडिंग ऑफर हुआ, एक जिसको आप सो कॉल्ड डील कहते हैं, वो ऑफर हुआ और मैंने नहीं लिया। और ना लेना वो इतना अच्छा बात था, मुझे ये पता नहीं था कि ना लेने से भी, ना लेकर के भी मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। इस बात को मैं आपको, आलोक जी, अगर आप 1 मिनट का मुझे दें समय, क्योंकि एक मैं बार बार आलोक सर बोलते रहते हैं कि बच्चे बोर हो जाएंगे, इनको बहुत कट टू कट आंसर चाहिए। तो मैं इनको कहूँगा सर कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, जब भी आपको लगे तो आप रोक लेना। तो फिर मैं तुरंत उसी की लिबर्टी लूंगा रोकते हुए। आप जो भी आप कह रहे थे कि कहाँ पे लेयरिंग क्या करनी चाहिए, तो मुझे रजत शर्मा की 2 बातें याद आती है। रजत शर्मा कहते हैं कि महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए और रामायण सिखाता है कि क्या करना चाहिए। तो वही है, तो वो हम लोग वैसे भाषा में बात कर रहे हैं, आप जो इकोनॉमिक्स को जोड़ लेते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारी ऑडियंस किस लेवल की है ये हमें डिसाइड करता है कि हमें बोलना क्या होता है। बिल्कुल। तो हमें कोशिश रहती है कि मैं मिला हूँ बच्चों से, मुझे इनका मेंटल लेवल और इसका जो इनकी प्रॉब्लम्स पता है बहुत करीब से। तो ये क्या चाहते हैं कि मेरे को कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए, मेरे को जेनरिक नहीं चाहिए। तो मुझे शायद एक बच्चे को मैं मिला हूँ, तो बस इसलिए मेरी रिक्वेस्ट वो थी। बाकी जो बोल रहे हैं वो रिलेवेंट इतना है, वो हमें समझ में आता है कि लाइफ में कितने ही लोगों को देखा हुआ है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी। बिल्कुल, कोई बात नहीं आलोक जी, कोई बात नहीं है, तो चलते। तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि कैसे आप जुड़ते हैं प्रॉब्लम को लेकर के, ये आपको डिफाइन करता है कि शार्क टैंक में फंडिंग ना मिलना या रिजेक्ट हो जाना, ना मिलना मतलब रिजेक्ट हो जाना, ठीक है। रिजेक्शन कहीं और का एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। भगवान जब आपके लिए एक दरवाजे बंद करता है तो वो अनगिनत दरवाजे खोलता है। बस आपके पास वो विज़न होना चाहिए उस दरवाजे को पहचानने का। तो मेरे लिए क्या था, मैंने बोला था कि सर आप मुझे कंडीशनल फंडिंग दे रहे हो, जिसमें कि आप कह रहे हो कि सब्जी कोठी को एक क्रेट में बना दो, ठीक है, सब्जी कोठी को एक क्रेट में बना दो और अपना मनचाहा वैल्यूएशन पे फंडिंग ले जाओ। मैंने कहा था ये उन हजारों किसानों के साथ गद्दारी होगी, ये मेरे विजन के खिलाफ है, ये उन इमोशंस का हत्या है जिनको कि मैं ये प्रॉमिस करके आया हूँ कि आप तक मैं अपना स्टोरेज पहुँचाऊँगा और आपके समस्याओं को सॉल्व करूँगा। उन 6 करोड़ किसान, 2 करोड़ स्ट्रीट हॉकर्स से मेरा एक वादा है। कहीं ना कहीं वो, तो जब फंडिंग नहीं मिली, तो ये वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एपिसोड है हमारा। जब फंडिंग नहीं मिली तो हमें साथ मिला हमारे किसान भाइयों का, हमें साथ मिला हमारे स्ट्रीट हॉकर्स भाइयों का, क्योंकि उनको भी ये पता था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहते हैं कि वो उनकी समस्याओं को सॉल्व करे। और अगर हम एक ऐसे आदमी आगे आकर के उनके समस्याओं की बात करते हैं ना, तो उनको लगता है कि कोई तो अपना खड़ा है जो हमारे लिए बात कर रहा है। और मुझे कई ऑर्डर्स, मेरे ऑर्डर्स में 10 गुना 20 गुना तक वृद्धि हुई। और ये सारे ऑर्डर्स पहले कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के भी ऑर्डर आ रहे थे हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं स्मॉल किसान, मार्जिनल किसान का। तो शार्क टैंक के बाद से हमारा जो ऑर्डर का क्वांटिटी था वो लगभग 10 फोल्ड बढ़ा, 10 गुना हमारे ऑर्डर तो शार्क टैंक बनती है। और इस ऑर्डर का श्रेय मैं सीधा अपने किसान भाइयों और स्ट्रीट हॉकर्स को दूंगा, जिन्होंने कि मुझ पर विश्वास किया। एक गांव के पगडंडियों से आए हुए लड़के पे विश्वास किया, और आज उसी विश्वास के कारण वो 15,000 रुपये तक निकाल करके हमें एडवांस दे देते हैं कि सर आप डिलीवर कर दो हमारा प्रोडक्ट। अच्छा। और आज मैं सर बहुत ही गर्व के साथ ये कहूँगा कि चाहे आप हमें उड़ीसा के किसी गांव से, बिहार के किसी मंडी से, हमने अपना ऑर्डर जम्मू, हमने अपना ऑर्डर चांगलांग अरुणाचल प्रदेश, हमने अपना ऑर्डर गुजरात के पूंछ इलाके तक में हमने डिलीवर किया है, कच्छ तक में डिलीवर किया है। तो इसीलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, जहाँ जाओगे सब्जी कोठी जरूर पाओगे।
तो निक्की जी इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, इस रीच के लिए और कंपनी की रीच के लिए। अभी भी एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे आ गया, जो आपने बोला 15,000 वाली बात बोली, इस किसान के लिए जो 10-5 रुपए किलो आपने जो बोला कि कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा है, वो उसको अफोर्ड कैसे करता है, वो परचेज कैसे करेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही मार्मिक सवाल है और इस पे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट में इतना वैल्यू जनरेट करो, और ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन हो सकता है आलोक जी। आप अपने प्रोडक्ट में इतना वैल्यू जनरेट करो। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही, आप लोग सभी इकोनॉमिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अभी बहुत सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं, ठीक है? 1 मिनट में इसका मैं आंसर देता हूँ। एक छोटा किसान 200 किलो फल और सब्जी उपजाता था, ठीक है? उसका 40% वो फेंक रहा है, तो कितना हुआ? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अगर एक छोटा किसान 40% 200 किलो उगा, चलो 100 किलो उगा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 100 किलो उगा रहा है और 40% उसका बर्बाद हो जाता है, तो कितना केजी का बर्बाद होगा? 40 केजी। 40 केजी को अब हम चलो नंबर्स में देखते हैं। 20 रुपए किलो मान लें, 20 रुपए किलो मान लें, कितना हुआ? 800 रुपये। 800 रुपये। 800 रुपये वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? अब आता है सब्जी कोठी बीच में, ठीक? सब्जी कोठी बीच में आया, उसमें क्या हो गया? आप कितना दिन तक, 3 दिन तक, 30 दिन तक जो भी फल सब्जी है वो आप रख सकते हैं। तो वो जो 40 केजी था, अब वो बर्बादी सिर्फ और सिर्फ 5 किलो या जो उनका बिल्कुल ही खराब हो गया है वो बच जाता है। तो 30% का उनको फ़ायदा हो जाता है। अब 30% जो फ़ायदा हुआ, फिर से अगर हम इनको 220 से गुना करें तो 600 रुपया उनका अब बच रहा है। और अगर जो 600 रुपया बच रहा है तो एक महीने में कितना हो जाता है? 600 गुना 30, 18,000 रुपये। और हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 15,000 रुपये। अच्छा, लेकिन निक्की जी फिर भी मैं अभी उस पे नहीं, मैं पूछूंगा बीच में, नहीं मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आपको। हाँ। मैं पूछूंगा बीच में, वो 18,000 रुपये एक महीने बाद आएंगे जब ये सब्जी कोठी उसके पास होगी। बिल्कुल। इसको पहले होने के लिए मेरे पास क्या इनिशिएटिव है? पहला, हम माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसी, जैसे आज आप फ़ोन देखो, फ़ोन हर के हाथ में है। क्यों है? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एक रिवॉल्यूशन है। छोटे लोगों के लिए, किसान सीमांत लोगों के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी ताकत है कि वो हर महीने 1,000 रुपये देते हैं और 1,000 रुपये तो वो अफोर्ड कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग सबको पता है क्या होती है? इकोनॉमिक्स की है सर। नहीं सर, नहीं पता है। मैं पता नहीं, ये उनको माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं पता होगी, लेकिन मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो पता होगा। वो छोटे छोटे लोन्स, ठीक है, जो बहुत छोटे हैं, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये के, वो हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग में, जहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए, और वो भी म्यूचुअल गारंटी भी दे दिए जाते हैं। मतलब कुछ एसेट्स नहीं होते हैं उनके पास में, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो देते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, हाँ। मतलब सिंपली अगर आप फ़ोन जाते हो तो आप EMI पे खरीद लेते हो फ़ोन को, सेम सब्जी कोठी EMI पे मिलता है, पहला। दूसरा, कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कमेटी बना करके काम करते हैं। इस मॉडल को सब कोई पढ़ना। ये कमेटी मॉडल क्या है? इस मॉडल ने पूरे बांग्लादेश का भाग्य बदल दिया है। कम्युनिटी मॉडल, कमेटी मॉडल, कमेटी मॉडल, कम्युनिटी मॉडल, इसको कमेटी मॉडल। फिर क्या होता है कमेटी मॉडल? क्या चीज़ है? कमेटी मॉडल होता है कि कुछ 10-15 लोग एक गांव के या एक जगह के 10-15 लोग साथ आ जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का? बिल्कुल। हाँ। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि 1,000 रुपए हर महीने कंट्रीब्यूट किया। 15 लोग हो गए तो 15,000 रुपया हो गया। अब 15,000 रुपया किसी एक को दे दिया, तो उस 15,000 रुपया अब जो एक को मिला, उसके लिए वो एक मोटा अमाउंट है, राइट? कि वो कोई बड़ा काम उससे कर सकता है और 1,000 रुपये वो घूमता रहता है। अच्छा, मतलब कि एक बंदे ने लिया 15,000 रुपये, परचेज कर लिया, आपका अर्निंग किया, अगली बार वो उसको दे दिया। ठीक है, अब ये हमको फिजिबल मॉडल लग रहा है। मतलब समझिए क्या कि मतलब 15 लोगों ने कमेटी बनाई और सबने 1,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन लिया और एक 15,000 रुपये इकट्ठे हो गए, एक इंसान ने खरीद लिया। अब उससे सब लोग अर्न करने लगे और उसने फिर इसके बाद में दूसरे को हेल्प कर दिया। आई थिंक वो ये है कि 15 लोग कम से कम, लेकिन तब भी 8-9 महीने लग जाएंगे उनको परचेज करने में, सबके पास होने में। वो अपना एक डेफिनेट टाइम है सर। अच्छा। लेकिन ये कमेटी मॉडल अब अगर एक सब्जी कोठी अगर एक गांव में आ जा रहा है ना सर, तो हम कम से कम एक सब्जी कोठी से, हमारे लिए एक सब्जी कोठी बेचना इस बात का ये है कि हमने एक किसान के समस्या का सॉल्यूशन दे दिया। अच्छा, कम से कम। ठीक है, मतलब एक हो गया। और ये अच्छा, अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं आपको, सर आप जैसे समझे, है ना, आपके काम से मूव करते हैं। आपका जो अभी टीम साइज क्या है?
सर टीम साइज अभी अगर हम बात करें तो लगभग 20 लोगों से ज़्यादा हमारे सब्जी कोठी सप्तकृषि के इसमें है, जिसमें कि कुछ लोग हमारे दिल्ली में बैठते हैं, कुछ आईआईटी कानपुर में जो हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेशन का जो सपोर्ट मिला हुआ है हमें, जो बहुत ही उम्दा सपोर्ट है, वहाँ पे एक छोटी सी टीम हमारी बैठती है, जो अब सौरभ आपने इंटरेक्ट किया वो यहीं पे बैठते हैं। उसके बाद हमारा फैक्ट्री भागलपुर बिहार में है, तो वहाँ पे हमारा एक बड़ा टीम, मतलब मैनेजर टीम वो 20 की है, उसके नीचे जो आपके लेबर क्लास में जो लोग आते हैं वो सर उसको हमारे यहाँ कोई लेबर क्लास नहीं अच्छा, होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं फिर आप? तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हमारे सहभागी करते हैं। अगर आप हमारे फैक्ट्री को कभी विजिट करने, मैं आपको निमंत्रित करूंगा, हमारे गांव आए आप, अब सब आए हमारे गांव, आप हमारे ऊपर केस स्टडी लिखें, मॉडल्स लिखें, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ लिख भी रहे हैं, आप आए हमारे गांव, वहाँ देखेंगे कि कैसे सब्जी कोठी किसानों के लिए, किसानों के द्वारा, किसानों से बनाया हुआ स्टोरेज। मतलब वहाँ पे रोजगार ही बना रहे हैं किसानों बिल्कुल के लिए। अच्छा, वहाँ पे गांव के कई सारी महिलाएं आती हैं, वो अपना समझ करके बनाती हैं। हम उनको एम्पावर करने की बात करते हैं। हम तो ये तक करते हैं कि अगर आपको घर नहीं आना है तो आप हमसे स्टिचिंग के मीन्स को लेके जाइए। आप ये कपड़ा, सब्जी कोठी का कपड़ा कटा हुआ है, इसको आप पेस्ट करके लेते आइएगा और पैसा लेके चले जाइएगा हमसे। मतलब तो ये हम बहुत एक अच्छा है कि सेल्फ कोऑर्डिनेटर वाला मॉडल है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट कर लिया और सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो हम लोग इस वर्ड को मैं रिमूव विड्रॉल कर लेता हूँ, बहुत ही ससम्मान, कि लेबर क्लास यूज नहीं करना है। बिल्कुल। यहाँ पर कि लोग अपना एक जॉब ओरिएंटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का एक समूह है, हाँ, जो एक अच्छा, कॉज के लिए पागल है। लेकिन ये बड़ा स्मार्ट गेम हो गया सर, क्योंकि क्या है, लाइबिलिटी से बच गए आप। मैं अब यहाँ बता रहा हूँ बिजनेस मॉडल, एंटरप्रेन्योर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब किसी को सैलरी पर रखते हैं तब उसकी सैलरी 30 दिन तक देनी है। देखिए एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं कि बहुत भगवान होता है, उसको अपना बिजनेस भी बनाना है। तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया, और इसका मतलब नहीं कि हमसे भला ही कर रहे थे, हम उस टाइम पे अपने बिजनेस मॉडल को बना रहे थे कि अगर आपने 10 लोगों को रखा 10,000 की जॉब पर, तो 1 लाख रुपए हो गया। लेकिन वहीं पर मैंने उसको पर पीस रखा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड रखा होगा, कि इतने बनाओगे तो इतना आपको मिलेगा। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सही हूँ मैं? सर इतना किसी भी चीज़ का इतना स्ट्रेट आंसर नहीं होता है क्योंकि सर सॉरी, लेकिन क्या है कि नहीं, मैं इसलिए कि दे आर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। हाँ नहीं, और इनको ये समझ और क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या, ये करना क्यों पड़ता है। और हम लोग करते हैं मेंटोरिंग पर, है ना, मेंटोर है ना, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं बोल पाते हम लोग, यहाँ सीधा बोलना पड़ता है, कि नहीं तो क्या होगा कि ये कुछ और बोलेंगे और कि सीधा समझ नहीं पाते हैं। और जब मैं इतना घुमा के बोलूँगा तो क्या होगा कि ये कुछ और निकाल के मतलब निकाल आएंगे, और जो फंडिंग आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ये सब समाज सेवा में खर्च कर देंगे। समाज सेवा एक अच्छा परोपकार का काम है जी सर। तो बिल्कुल अब यहाँ पर अब वो वाला बात, वही जो एक लाइनर में, कि व्हाट इज यूनिकॉर्न इन योर वर्ड्स। आपका फेवरेट आंसर है और फेवरेट क्वेश्चन मेरा। हाँ, हमारे लिए यूनिकॉर्न का मायने बिल्कुल अलग है। हो सकता है किसी के लिए यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन, मतलब लगभग 84,000 करोड़ रुपए, 8,400 करोड़ रुपए के आसपास का वो अमाउंट होता है। हो सकता है उतना वैल्यूएशन पहुंचना किसी के लिए यूनिकॉर्न कहलाना हो, बट हमारे लिए यूनिकॉर्न का मतलब भी बिल्कुल अलग है। हम अपने आप को या सप्तकृषि को, सब्जी कोठी को उसी दिन यूनिकॉर्न कहेंगे जिस दिन हम 1 बिलियन लोगों के दिल पर राज कर रहे होंगे। हमारे लिए 1 बिलियन लोग तक पहुंचना वो यूनिकॉर्न होगा। एंड मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ, अगर आलोक सर कहें तो मैं लिख करके इनके शब्दों में बहुत ही श्योरिटी और बहुत ही क्लैरिटी के साथ, यही एक ऐसा जवाब होगा जो मैं आपको बहुत डायरेक्टली दूंगा, आप लिखवा करके ले लीजिए मेरे से। जिस दिन मैं 1 बिलियन लोगों के दिल पे पहुंच गया, जिस दिन मैं 1 बिलियन लोगों के दिल पे पहुंच गया, उस दिन 1 बिलियन क्या $100 बिलियन मेरे अकाउंट में पड़ा होगा। क्या बात है। मतलब यहाँ पर 1 बिलियन का मतलब हो गया बिजनेस कि into 15,000, मतलब 1 बिलियन कस्टमर, और एक कस्टमर की वैल्यू मिनिमम 15,000 रुपए है। तो यहाँ पर क्या है कि ठीक है, अगर हमारे लिए कोई कस्टमर नहीं है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब बिलिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर भी ये इसका एक आंसर सच में ऐसे ही हुआ। मैं एक मेंटोरिंग सेशन में था, अपने एक 11-12 घंटे की वर्कशॉप पे, मोनो स्पीकर जो बताया, बच्चे ज्वाइन कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आईटेक बिलियनर कब बनेगा। हमारा आईटेक ग्रुप है, हमारी कंपनी का नाम। तो मैंने उनसे तब यही कहा था, मुझे पता नहीं कि आज से वो सुनने को मिल जाएगा, कि जब मैं इतने बच्चों को मेंटोर कर लूँगा या इतने स्टार्टअप खड़े हो जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ उतनी श्योरिटी से कि इतने खड़े कर पाऊँगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और अलग लेवल की है। और मैं आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी खड़ा किया तो मैं उसी को मान लेता हूँ कि 1 साल में 1 हो गया। तो ये प्रॉब्लम आंसर वो था।
और मेंटोरिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत माइंड स्टेट से, बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। अब हम आते हैं बिल्कुल, अब उसको बोलते हैं रैपिड फायर सर। उसमें तो आपको स्टेट बोलना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है ना सर? अगर एंटरप्रेन्योर सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो उसी में नहीं, तो उसके लिए मैं एक बात, एक बड़ी लाइन है मेरे पास में कि जब कि बहुत तो तुम खुद में, थोड़ा कम हो जाओ, कभी तो छोड़ो दायरे अपने दामन के, कभी तो हम हो जाओ। तो आज हम चाहते हैं कि आज आप हम हो जाएं और वो बात करें, ठीक है सर? तो वाही एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? सर ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो क्या होता। तो निक्की निक्की नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब उस फाइनेंशियल कंडीशन का सपोर्ट क्योंकि नॉर्मली नहीं होता है, आई थिंक आपके पास वो सपोर्ट था स्टार्टिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। जब बिल्कुल मैंने नहीं था। सप्तकृषि शुरू किया था तो मेरे पॉकेट में शून्य था, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं शून्य पे सवार। पहली फंडिंग कहाँ से आई? पहली फंडिंग मुझे आई आईआईटी पटना के पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से? के थ्रू। अच्छा सर, वो वहाँ से मुझे पहला डिस्क्लोज कर support पाएंगे मिला। अमाउंट उसका? वो एक वो डिस्क्लोजेबल ही है वो। अगर किसी का भी वहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपको लगभग 10 लाख का एक अमाउंट मतलब पहली फंडिंग 10 लाख की, उसके पहले ये जो तैयारियां करना, पिच करना, वो भी टाइम भी लगता है, वो पैसा कैसे अरेंज हुआ? वो बहुत ही जो वो देखिए सर, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो- ये देखिए पिच तक पहुंचने के लिए प्रोटोटाइप बनाना, ये सब भी पैसे खर्च होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो फंडिंग में है मेरी पहली फंडिंग। तो बेसिकली क्या है, जो उसके पहले का जो दौर था, जब प्री इंक्यूबेशन बोलते हैं इसको हम लोग। प्री इंक्यूबेशन, आप अपने मायनों में उसको कुछ भी डाल लीजिए। तो वो सच में इंग्लिश वाला सफर था। अभी तो हिंदी वाला सफर चल रहा है। जो जब तक आपके पास पैसे नहीं हो, आप एक आइडिया लेकर के चल रहे हो, तो समाज भी आपको पागल कहने लगता है, राइट? तो उस समय मुझे पता चला था, आज भी मेरे कंपनी का, मैं तो वैल्यूएशन पे विश्वास नहीं रखता हूँ। लोग ही कह देते हैं कि इतना वैल्यूएशन, उतना। आज भी कुछ भी वैल्यूएशन हो, बट आज भी मेरे लिए 100 रुपया भी एक बड़ा अमाउंट है, आज भी। तो फिर वो फंड कैसे अरेंज कर रहे थे आप उस टाइम? उसी को मैं आपको सर थोड़ा सा इसमें बताऊंगा। रैपिड फायर है सर। अच्छा, रैपिड फायर है। हाँ जी सर। तो बेसिकली मैंने अपने कई सारे मित्रों से कुछ कर्ज लिए। हाँ, कई सारे फैमिली मेंबर्स को मैंने आइडिया बताने का कोशिश किया। हाँ। कई हंस लिए। किसी ने जो मेरे बहुत उस समय पता चला कि कौन मित्र है, कौन अपने हैं, कौन पराये हैं। तो मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर, देखिए वो तब आते हैं जब हम अपने आप को प्रूफ कर चुके होते हैं सर। तो क्या उनका योगदान ज्यादा बड़ा नहीं हुआ? सर मैं आपको आज एक बात फिर, जैसे आपने रैपिड फायर कहा ना, मैं एक ही सेंटेंस में इस पूरे चीज़ों का आंसर देना चाहूँगा। लोग आपके पास पैसे लेकर के उस दिन खड़े होंगे जिस दिन आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। अब मैं फिर रिपीट करूंगा उस लाइन से जहाँ शुरुआत की थी, शायद तब अब समझ में आ गई होगी कि ताउम्र तन्हा चले सफर में, मंजिल पे कई सहारे हो गए। यही मतलब हुआ सर? बिल्कुल सर। जब आप वहाँ शुरू कर रहे थे चीज़ों को, तब बहुत कुछ था कि कोई था नहीं, बुला रहे थे। अब आपके पास सब लोग खड़े होंगे लेकर के पैसे। मतलब वो चीज़ थी कि, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था सर से, कि जो आज के डेट में आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि जब मेरे पास आइडिया है, बेसिक फंडिंग नहीं है। बेसिक मतलब है कि रामा आने तक के पैसे नहीं है। वो दौर शायद भगवान ना करके देखना हो कि हमें आना है, सेशन अटेंड करना है, लेकिन सोच नहीं पा रहे कि आए कैसे। ये टचवुड शायद किसी के हाथ में नहीं हो, लेकिन वो मैंने भी फेस किया हुआ है। वो मेरा, इसलिए मैं उसको वो समझता हूँ करीब से। तब मुझे ये करना पड़ता था उस टाइम पे कि अब किसी से बोरो करो या किसी को शेयर करो। तो वो जो जर्नी होती है ना सर, टीयर टू टीयर तक जर्नी सर, यही है। वो इंक्यूबेशन के बाद तो उनके लिए बिल्कुल हेवन है। आज भी मैं भावुक हो जाता हूँ जब वो अपना समय याद करता हूँ कि कैसे मैं फ़ोन करता था। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके सो ब्राइट कॉल्ड, क्योंकि जब आप ऐसे जगह पे जाते हो तो लोग का एक्सपेक्टेशन बदल जाता है। एग्जैक्टली। फिर भी मेरे पास पैसे ना होना, मेरे सारे मतलब दोस्त ऐसे प्लेसमेंट ले रहे थे, यहाँ पहुँच रहे थे। हर दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता था कि आज इसने इन्फोसिस से जॉब चेंज करके एसेंचर में ज्वाइन किया, कोई लंदन मूव कर रहा है, कोई पेरिस जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, गांव के पगडंडियों पे जहाँ से शुरू किए थे सफ़र, वहीं फिर से घूम रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो दो जवाब हमको अच्छे मिल गए आपके। एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो फिर एंटरप्रेन्योर ही होते, निकी जो कुछ और नहीं होते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये कि बेसिक जो पहली फंडिंग आती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिर्फ सीड फंडिंग। सीड तो उन्हें नहीं लगाया ना। तो सीड फंडिंग वो है कि जो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले दे रहे हैं, जो आपको बोलते हैं कि ठीक है जाओ देख के आओ क्या करना है। वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो पैसा आता है, वो असली सीड फंडिंग है मेरे हिसाब से। ये मेरी थ्योरी हो सकती है। आगे है
अब इसमें क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अभी हम उसके पहले आपको बडिंग एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू कर रहे थे आपके पहले, कि फैमिली सपोर्ट तो कितना मिला, कितना मतलब इसको फिर से मैं गलत क्वेश्चन पूछ दिया मैंने आपसे फिर लंबा जाएगा, कि ये है कि कोई ऐसे थे 2 नाम जो उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं तुम करो, हम पीछे खड़े रहेंगे, और कोई ऐसे भी 2 नाम जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया आपको, ये नहीं करो और जॉब करो। सर क्रिटिसाइज तो पूरा हर कोई अभी भी करता है। खैर उसकी क्या नहीं, ही बात मैं करें। फैमिली सपोर्ट हाँ, की बात कर रहा हूँ। अगर मैं support। फैमिली में बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो पापा ने हमेशा मैं उनको कहते हैं ना कि जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ तुम्हारे सर पे हैं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए था कि उन्होंने ये देख लिया था कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर करूं जॉब का, चाहते वो भी थे कि कहीं ना कहीं मैं जॉब करूं, सेटल हो जाऊं। और पता है आप 2 टायर 3rd टायर सिटीज़ का यही होता है, पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं वो बस आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेहनत करो, जॉब ले लो, क्योंकि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को देखा नहीं है। उनकी गलती नहीं है इसमें, मेरे फैमिली वालों की भी कोई गलती नहीं थी। तो लेकिन चूंकि पापा मेरे शिक्षक रहे हैं तो उनको ये विज़न हो गया था कि इनिशियली उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम थोड़ा तैयारी क्यों नहीं कर लेते हो, लेकिन जब उन्होंने मेरा झुकाव देखा, मेरा पैशन देखा कि मैं बोलता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, सब वही कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम ओपन किया। वो आगे आए कि नहीं ठीक है तुम जो कर रहे हो एटलीस्ट हम हैं, बाकी हम समाज को जवाब दे देंगे। क्योंकि यहाँ आपको खुद से ज़्यादा 2nd टायर 3rd टायर सिटीज़ में आपको समाज को जवाब देना होता है, खुद से ज़्यादा, और परिवार से भी ज़्यादा परिवार को समाज को जवाब देना होता है। दैट मीन्स फैमिली सपोर्ट प्रॉपर था, जिसको बोलते हैं मॉरल सपोर्ट, जो बहुत Moral जरूरी support होता बहुत है। ही तो आपने जब proper बोला था। ना कि वो झुर्रियों भरे हाथ, तो मतलब उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मॉरल सपोर्ट, जो भर भर के मिला। और ये बहुत लकी रहे आप इसमें। हाँ। निकी जी बहुत लकी रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा, मैं बहुत लकी रहा, उन सैकड़ों लोगों का सपोर्ट मुझे मिला। ओके, अब इसको बिल्कुल उस इवेंट के बारे में, बस बेस्ट टाइम आपका आज तक का, वो एक इवेंट जो जिया हो, एक क्षण। सर आज भी ढूंढ रहा हूँ। वर्स्ट टाइम अब तक का? सर वर्स्ट तो कुछ होता ही नहीं है। एक कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा 1 सेकंड इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में। सर मैं वर्स्ट मैं क्यों क्यों पूछ ही रहा हूँ, कहूँ? मैं बताऊँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ये वर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग बच्चे जहाँ पे बैठते हैं ना, वो सोचते हैं कि अब ये फील किया खत्म, तो हमें ये बताना है इनको कि उस वर्स्ट टाइम को मैंने फेस किया और उसके बाद यहाँ बैठे हैं हम, इसलिए ये पूछ रहे हैं। रिलेवेंट है क्वेश्चन पूरा मेरे लिए। सर या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो वर्स्ट दिन तो हर दिन एक वर्स्ट दिन है। अगर नहीं, जब लगा हो कि ये नहीं बन पाएगा, नहीं लगा सर, कि ये खत्म हो गया। ये कभी नहीं आया। नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सर मैं यहाँ पे आपको ये करूंगा कि ये तो कभी नहीं लगा कि ये नहीं बन पाएगा। एक टाइम ऐसा आता है जर्नी में होते हैं, कभी ऐसा होता था कि यहाँ से ये चीजें खराब हो गई, Exactly, वही चीज, ये वही चीजें चीज। नहीं हो पा रही हैं। तो उसमें क्योंकि मेरा एजुकेशन बहुत फॉर्मल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मल, वो जो एक ट्रैक वाली थिंकिंग ठीक है। दैट मींस यू आर लकी गाय कि अभी तक कोई ऐसा टाइम नहीं मिला जहाँ पर सोचना पड़े क्विट करने वाला काम। हाँ सर, वो नहीं आई। क्विट क्यों कर सर? हाँ, टायर 2 सिटी का गांव का सर खोने के अरे लिए सर, क्या है, पाने के लिए तो आसमान पड़ा है। अच्छा, अभी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है सर? सर मैं तो नहीं करता हूँ वैल्यूएशन, लोग कह देते हैं कि हाँ 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़, 70 करोड़ हो गया। ठीक है। अब इतना सब कुछ मिला इस सोसाइटी से, दिया भी और मिला भी। अब आईटी कानपुर ने आपको इंक्यूबेट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर भी कानपुर से बाहर भी निकल के आ गए। आप चाहो तो हमको बोल सकते हो। ठीक है। अब पे बैक क्या है कानपुर के लिए आपका? सर मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे सॉल्यूशंस हैं वो कानपुर के लोगों तक पहुँचे। कानपुर के हर एक स्ट्रीट हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मैं सबसे पहले इस शहर को शुक्रिया अदा करूँगा कि इस शहर ने मुझे रहने का मौका दिया, यहाँ पे अपने साथ लिया। इस शहर आईआईटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिसने मुझे बहुत अर्ली स्टेज में अपने प्रांगण में लाया। अगर आईटी में इंक्यूबेशन सेंटर किसी एक का नाम लेना हो जिसने सबसे अधिक सपोर्ट किया, वो कौन होगा? सर एक नाम तो मेरे इस पे कभी नहीं आता है। मैं अमिताभ बंदोपाध्याय सर हो गए, वो तो मेरे लिए कॉमन नेम है आईटी कानपुर के लिए। हाँ, राहुल पटेल जी हो गए, प्रोफेसर जनक राजन राम कुमार सर हो गए। ये वो लोग हैं
जो मतलब राम सर के बारे में तो क्या ही कहना, मतलब आप इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपका मतलब आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि आपका कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन होगा, आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, वो वहाँ पे मिला। अच्छा, तो इनमें मेंटोर की जो डिसीजन किसको देंगे? मेंटोर सर, जैसा ये किसका तीनों feel- मेरे लिए मेंटोर मेंटोर हैं। अच्छा, इसमें जो जब आप बिल्कुल लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कौन से मेंटोर जिससे आप ओपनली बात कर सकते हो कि जाकर के बैठ जाओ कि नहीं सर, मेरे फंस लिए गए? ये तीनों बहुत ही, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों को एक नहीं मिल पाता है, मुझे तो झोली भर के मिला है। अच्छा, ठीक। अब हम थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं आपकी। सर, आप बहुत हाँ, डीप चले जाइए। हाँ, अब आपकी मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एज वही वाली है, पर्सनल लाइफ वाली, ठीक है? अभी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज, पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, अब आपकी पर्सनल और फैमिली को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं, अभी उसमें जो अब एक अलग मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, जो पॉजिटिव होना चाहिए, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, वो एनर्जेटिक, उसको हम लोग पॉजिटिवली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उससे आउटकम निकाल सकते हैं? मैं कैंडिडली लग रहा हूँ तो मैं सीधा पूछ सकता हूँ उसको। सर, आप सीधा सीधा पूछ लीजिए। हाँ, आपके पर्सनल मतलब कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स, मतलब यहाँ से पर्सनल प्लान जहाँ पे शादी, मैरिज या अभी कोई रिलेशनशिप में है आप? सर, मैं बहुत ही सीधा उत्तर करूंगा। एक बच्चा है, अगर वो बदमाशी नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने स्वधर्म के खिलाफ मतलब जी बहुत फैतान बच्चा बैठा हुआ है, इसके लिए ताली बजाओ। ठीक है, तो फिर मैं समझ जाता हूँ। तो अब वो जो आपका है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सर। और इतने बिजी लाइफ में उस हर चीज़ डिमांड करती टाइम, चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, तो वो कैसे मैनेज करते हैं कि हम लोग बहुत ही एक्स्ट्रा बिजी होते हैं? मैं अपनी बात भी कह सकता हूँ यहाँ बैठ करके। सर, इसमें मैं आपको बहुत सीधा भी उत्तर दूंगा, लेकिन एक प्रसंग के साथ दूंगा। तो फिदा तो नहीं हुआ ये? नहीं, ये बहुत ही रिलेवेंट होगा और ये सबके लिए बताइए। रिलेवेंट हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा बताना। ये बताइए। बहुत ही रिलेवेंट होगा और ध्यान से सुनना जी प्लीज। क्योंकि सभी कोई, ये उम्र ही है तुम्हारे रिलेशनशिप में आने का। मैंने बताया ना, अगर बच्चा बदमाशी ना करे तो वो अपने स्वधर्म के खिलाफ है, और अगर इस उम्र में तुम्हें फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो तुम जा करके रमा में चेकअप करवाओ, तुम्हारे हार्मोनल्स गलत हैं, फिर तुम्हें फीलिंग्स आने चाहिए। अच्छा, मैं उस प्रसंग के पहले मैं रोकूंगा इस चीज़ के लिए। देखिए, बस ये ऑनेस्टी चाहिए। मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात करते हैं, तो मुझे ये ऑनेस्टी पसंद आती है कि वो हर चीज़ के बारे में बात करें। ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब जो उन्होंने लास्ट में बोला वही बात है कि ये उम्र ही वही है, तो हम भी ये बात बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ है, ठीक है, बट क्या है, वो उतना ठीक है जब तक कि वो आपको हैम्पर नहीं कर रही है, आपको सपोर्ट सिस्टम बना के रखा हुआ है आपने उसको। मैं इसी पे हाँ, कबीर please, हाँ, हाँ। इसी चीज को मैं तुम लोगों के लिए बहुत क्लैरिटी ला देता हूँ कि एक बार क्या हुआ ना, कबीर जानते हो, बनारस गए हो? कितने लोग बनारस गए हो? जो नहीं गए हो सबसे पहले बनारस जाना, ठीक है, और जनरल डब्बे में बैठ के जाना, मजा तभी है, ठीक है। तो बनारस में कबीर रहते थे, और ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही तुम्हारा पर्सनल लाइफ ये सॉर्ट कर देगा। ये जो प्रसंग है, तुम्हारा पर्सनल लाइफ का जो भी तुमने बवाल काट के रखे हुए हैं वो पूरा सॉर्ट कर देगा, ठीक है। मुझे सब मैं चेहरे देख के बता सकता हूँ किसके किसके पर्सनल लाइफ में बवाल चल रहा है। बड़ा एक्सपीरियंस आता नहीं कीजिएगा यहाँ से। नहीं, मैं बागेश्वर धाम नहीं हूँ। बट मैं तो सेम क्वेश्चन कबीर से आकर के एक उनका फॉलोवर था, वो कबीर से आकर के पूछते हैं कि मुझे बताओ शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आकर के कबीर ने बोला कि कल आना। तो कल वो लगभग 50 किलोमीटर से वो चल के आता था, उस समय उतना ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं था। दूसरे दिन फिर आया, कबीर ने बोला कि कल आना। तो वो झुंझला गया चौथा दिन आकर के कि आप रोज रोज बोलते हो कि कल आना कल आना कल आना, लेकिन आप जवाब नहीं देते हो कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा तो इतना सिंपल, जैसे आलोक सर बोलते हैं ना कि सिंपली बता दीजिए कि, तो झुंझला गया वो कि मतलब जैसे आलोक सर आप सीधा बता दो। तो सेम कबीर बोला कि आप सीधा बता दो कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कबीर ने अपने वाइफ को आवाज़ दिया, बोला कि सुनिए, आप एकदम बिल्कुल भरी दोपहरी थी, एकदम बिल्कुल, तो आप एक लालटेन लेकर के आ जाइए, ठीक है, आप एक लालटेन लेकर के आ जाइए, मुझे सुई खोजना है। और उनकी वाइफ लालटेन जला करके आई और दोनों मिल करके सुई ढूंढ रहे थे। इसका क्या मतलब है? अगर आपको अपने पार्टनर पे इतना विश्वास है
कि वो आपके साथ इस लेवल तक खड़ा हो सकता है, तो आप बिल्कुल शादी कीजिए, आप बिल्कुल रिलेशनशिप में रहिए। बस इतना ही विश्वास चाहिए। अगर इतना विश्वास है तो रहो ना रिलेशनशिप में। बिल्कुल सही बात है ये। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि वही होना चाहिए मॉरल सपोर्ट के लिए। ये मॉरल सपोर्ट हमको अपनी फैमिली से मिल जाता है, मॉरल सपोर्ट हमको अपने भाई से, बहन से और अपने किसी भी जगह से मिल सकता है। ये ऐसा डिपेंड नहीं कि कोई जस्टिफाइड है कि एक ही चीज़ से मिल सकता है या एक ही रिलेशनशिप में मिल सकता है, ऐसा नीड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मेरे एक सेशन में बात हम लोग कहते हैं कि वो टाइम जहाँ पर सब कुछ खराब हो, एक आदमी रखो, बोलो कि नहीं तुम सही हो। जो ये बोला ना वही बात घूम के हम बोला देते हैं। तो उन्होंने वाइफ की बात की, मैं बोलता कोई भी ऐसा इंसान होगा, जरूरी नहीं कि उस जस्टिफाई करें कि वही रिलेशनशिप होना चाहिए, कि बोले तुम सही हो। उसमें आप क्या करते हो, कितना भी हार के आते हो और लास्ट में बोलते हो नहीं, ये चीज़ है कि जो सुबह दोबारा फिर से खड़ा कर देगा हमें ऑफिस पहुंचाने के लिए, हमें वापस अपने वर्कशॉप पे पहुंचाने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जो डिज़ाइन में तो आप हो, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट रोज़ फेल होते हैं, तो शाम तक वो कोई 2-3 लोग उनके आसपास ऐसे होते हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है कल फिर ट्राई करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि 10 बार क्लाइंट मना कर दे, 10 बार हमारी पिच हमारी एक्सेप्ट नहीं की जाए किसी सेंटर पे, बट वो 10 लोग 20 लोग थोड़ी ना इकोसिस्टम में कुछ चला रहे हैं, वो थोड़ी ना एंटरप्रेन्योरशिप में देख रहे हैं। वो हो सकता है कि उस टाइम पे उस तरीके से ना बैठे हों, ये जिस फ्रेज ऑफ माइंड में बैठना चाहिए। तो मैं भी क्या दोबारा जाऊँ, 3 बार जाऊँ। सेल्स में मैं ये बोलता हूँ, सेल्स में मैं यही बोलता हूँ कि कंसल्टेंट बनना चाहिए। और हो सकता है कि अभी कॉल किसी ने नहीं उठाई, बच्चे कहते हैं दोबारा कॉल नहीं करेंगे, तो मैं बोलता हूँ भाई 10 से अगर अभी मैं सेशन ले रहा हूँ और मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, तो मे भी कि जब मैं निकलूँगा तो 5 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, मे भी वो कॉल हम उस पर काम दे दें उसको। तो ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तब तक नहीं आएंगी जब तक आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस जगह पर अवेलेबल होइएगा जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और उसको फिट करते रहिए। 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलता रहेगा। अब ये तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलेवेंट जवाब था और इस रेफरेंस को भी हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ वर्ड हैं जो थोड़े से मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं। बिल्कुल सर, पूछिए ना। अगर मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगा तो हम जवाब दे देंगे। नहीं सर। सारी कैपेसिटी, क्योंकि मैं उसको फिर वैसे ही फ्रेम कर सकता हूँ आपकी भी उसकी भाषा में। एक जो कहता है एपिसोडिक इवेंट, अब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। वो एपिसोडिक इवेंट चाहिए जहाँ पर सब्जी कोटी जैसे बना, उसका एपिसोडिक इवेंट हुआ। जैसे मैं मेंटोर बना, मेरा एक इवेंट है, एपिसोडिक इवेंट है। क्यों बना? मेरे पास हाईटेक के कंपनी है 3-4, क्यों बना? सबके पास मेरे पास जगह है कि क्यों बना। वो एक जगह होती है जहाँ लगता है कि नहीं यार ये हमको बनाना है, बस कि वो तुरंत जब आपने कहा कि बच्चों वो ये किसान को देखा उतने में लग गया कि बनाना चाहिए नहीं। हाँ, फिर वो एपिसोडिक इवेंट क्या था? तो अगर मैं क्योंकि फिर से कहानी पे जाऊंगा, तो और इस बार तो आपने खुद ही छेड़ दिया है तो आप रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ जी बताइए। तो फिर से वही गांव का सन्नाटा, 8 बजे रात। ठीक है, तो दिनकर जी की भी आत्मा बराबर से है निक्की जी के अंदर, तो इसके लिए हम ताली बजा देते हैं कि ये अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है कि कभी बैठेंगे साथ में तो कि वो कहानी बताना, मतलब स्टोरी बताना भी इंटेलेक्चुअल तरीके से एक आर्ट होती है। तो वो आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, वो डिज़ाइन थिंकिंग भी चीज़ें भी आ रही हैं, फिजिक्स भी निकल के आ रही है। बड़ा कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा वाला। हाँ सर, तो वो सन्नाटे की रात 8 बजे वाली, रात के 8 बजे वही घोर सन्नाटा। उसको अगर थोड़ा क्लिष्ट हिंदी में तो निमा मिसा की भयंकर, बट मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो वो 8 बजे सन्नाटे को चीरता हुआ वो जो आवाज़ था कि पूरा का पूरा टमाटर फैला हुआ था। तो मैं निकला, जब मैं बाहर निकला और मैं अपने अंकल से पूछा कि चाचा क्या हुआ। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग मैथिली बोलते हैं या अंगिका बोलते हैं, ठीक है। हमने पूछा कि चाचा की होला। ओके, मैंने पूछा तो ही लिटरली क्राइड ऑन माई शोल्डर। ही लिटरली क्राइड। अगले दिन फीस ना जमा होने के कारण वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाए थे। और उस टमाटर से उनकी ये आस थी कि आज ये बिकेगा और कल हम जाकर के फीस सबमिट करेंगे या घर के दूसरे राशन उस पैसे से आएंगे। साहब, अगर आपके सर पे एक छत है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है तो आप इस देश के
75% से अधिक जनता से अच्छे कंडीशन में हो, और रोज़ सुबह उठ करके उस भगवान को एक बार ज़रूर धन्यवाद दो कि आपके वहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए नहीं, रोज़मर्रा में नहीं पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी भी जब मैं उस वाक़या को याद करता हूँ, और पता है गांव में एक पुरुष का रोना कितना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। उस अंकल को मैंने हमेशा एक सपोर्ट के रूप में देखा था, और वो टूट गए उस दिन। वो उस दिन लिटरली टूट गए। कंधे पे वो 10 मिनट तक वीप करके रोते रहे। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, क्या फायदा मुझे ऐसी सभी चीज़ों का, क्या मायने है। यही डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आपके संस्कार कैसे हैं, क्या मायने रह जाएगा। अगर मैं आज मेरा एक छोटा भाई है, क्या मायने रह जाएगा कि उस, मतलब अगर मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ कम से कम वैसा ज़िंदगी उसको ना दे पाया। एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि बाप जिंदा है अभी, बेटे बंटवारे को लड़ गए। हम किस गाड़ी पे चढ़ गए। तो मतलब आज भी वो पूरा वाक्य मेरे को गूज़बम्प्स देता है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस समस्या को सॉल्व करूंगा, और मैं 15 दिन का जो वो छुट्टी था उसमें पूरा होमवर्क करके अपने प्रोफेसर के पास लौटता हूँ कि सर, मुझे एक बहुत ही रिलेवेंट समस्या मिल गया है। मैं अपने लोगों के लिए, भाड़ में जाए दुनिया, टू बी वेरी ऑनेस्टली सेइंग, फर्क नहीं पड़ता था मुझे उस समय। तो बोला कि सब छोड़ते हैं सर, मैं अपने गांव के लिए एक स्टोरेज बनाना चाहता हूं जिसमें कि फल और सब्जी सुरक्षित रह पाए। ओके, चलो ठीक। और हमने उसको बनाया भी, एक बड़ा सा कम्युनिटी कोल्ड स्टोरेज बनाया। कई सारे दरवाजे खटखटाए फाइनेंस के लिए, कई सारे ऑफिसेस गए। कितने गए आज अब तो मुझे भी नहीं पता है, कितने ऑफिसेस गए, कितने, कि मैं अपने इस गांव के लिए अपने मास्टर्स के डिजर्टेशन में एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। सिर्फ इतना ही कि इससे एक समस्या सॉल्व होगा। कईयों ने दरवाजे नहीं खोले, कईयों ने दरवाजे तक नहीं खोले। कहते हैं ना कि जब बुरे दिन थे तो कांटों ने भी मजे लिए। लिटरली सभी ने मजे लिए थे। तो वहां से शुरू होती कि फिर भी हमने किसी तरह करके एक छोटा फंड इकट्ठा किया अपने प्रोफेसर से, दोस्तों से, और मैं आज भी वो स्टोरेज मेरे गांव में है। जब आप हमारे फैक्ट्री कभी आएंगे, मैं आपको वो स्टोरेज भी लेके जाऊंगा जो मैंने पहले बनाया। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वेंशन था, मेरा दिल से बनाया था। मतलब कि तो एपिसोडिक इवेंट वो रात 8 बजे की, वो रात बिल्कुल वो 8 बजे की रात। तो और वो स्टोरेज सर ऐसा था कि वो एक कोल्ड रूम था जिसका कि छत घूमता था। सोलर के दिशा में वो छत घूमता था ताकि सोलर एनर्जी को हार्नेस कर पाएं, ठीक है, और उसमें फल सब्जी रखा हो। लेकिन वो 9 महीने तक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जो बरसात का 3 महीना है उसमें वो सनलाइट ना होने के कारण वो नहीं काम कर पाता है। तो इसमें मेरे को डिजर्टेशन में भी अच्छा मार्क्स मिला, गांव का 9 महीने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लेकिन एक दिन इसी वाकया को मैं बड़े चौड़े होकर के पापा, बहन, इन लोगों के साथ शेयर कर रहा था। और सब घर में तो जानते ही हो बहन और भाई का क्या ये होता है, तुम भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो लिटरली मेरी बहन बोलती जस्ट टू पुल माई लेग। मैं पापा के सामने थोड़ा ऐसे अपने आप को हीरो दिखा रहा था, और सभी ये करते हैं कि मैंने तो ऐसा किया, देखो जा करके अभी भी काम कर रहा है, अभी भी 10 लोग उसमें अपना टमाटर रखे हुए हैं। तो मेरी बहन ने एक बहुत ही रिलेवेंट बात बोला कि भैया इतना उछलो मत, तुमने कुछ डिसरप्टिव नहीं किया है। तुमने भी सेम रेफ्रिजरेशन एक मॉडल था, तुमने भी सेम रेफ्रिजरेशन मॉडल लिया और एक स्टोरेज बना दिया। हाँ, मानती हूँ कि थोड़ा बहुत इफिशियंसी बढ़ा दिया तुमने, जिसके कारण तुम्हें डिग्री तो मिला ना। अब क्यों इतना बार बार ये कर रहे हो कि तुमने ये किया। अगर तुम्हें कुछ अच्छा ही करना था
ये बहुत ही गौर करने वाला लाइन उसने बोला कि तुम्हें अगर इतना ही शौक था तो कुछ नॉन कूलिंग टेक्निक बनाते। तो ये जो एक शब्द था ना, उसने आउट ऑफ नोवे, पता नहीं कहाँ से उसके होठों पे सरस्वती का वास हुआ, आउट ऑफ नोवे उसने बोला कि कुछ नॉन कूलिंग कर लेते, कुछ डिसरप्टिव कर लेते। और मेरे वो नॉन कूलिंग एक शब्द मेरे दिमाग पे बैठ गया कि हाँ, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ की मैं फल और सब्जी को स्वच्छ रख सकता हूँ नॉन कूलिंग तरीके से। और वहाँ से उस दिन से सब्जी कोठी का जन्म होता है, जहाँ की एक नॉन कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब मैं पहुंच पाया हूं आपकी सब्जी कोठी पे सर। तो अब सब्जी कोठी में बस अब ये मुझे बताना है कि वो जो आपका डिवाइस है वो कौन सी गैसेस को मैनेज करता है और वो कैसे वर्क करता है। अगर आप सब्जी कोठी के वर्किंग को देखो तो हमने 2.5 साल उस पर कंटिन्यूस रिसर्च किया है कि फल और सब्जी पकता और सड़ता ही क्यों है। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को जाओ ना तो बहुत सतह तक जाओ। इसमें मैं एक और 2 लाइन कहूँगा कि एक चेहरे में कई चेहरे हैं, जब भी देखो बार बार देखो। मतलब एक समस्याओं में कई समस्याएं हैं, जब भी देखो बहुत गहराई से देखो। तो वही बहुत गहराई से मैं समस्याओं को जब देखने चला तो पहला कारण था कि फल और सब्जी खराब होता है, एक गैस इमिट करता है जिसका नाम इथाइलिन गैस है। वो इथाइलिन गैस, जैसे ये अगर सेब है तो सेब से निकलेगा, टूटा हुआ सेब, ऐसा नहीं कि पेड़ में हो, टूटा हुआ सेब है, उस सेब से निकलेगा और फिर सेब पे ही एक्ट करेगा। पहले वो उसको पकाएगा एंड ओवर अगर पक गया तो वो सड़ने लगता है। दूसरा कारण होता है पैथोजेनिक अटैक। पैथोजेनिक अटैक क्या है? अगर आपका फल एसिडिक इन नेचर होगा, यूजुअली एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, अगर आपका फल एसिडिक इन नेचर होगा तो उस पर फंगस लगेगा। इसीलिए आप नारंगी उठाएं, उस पर आपको कभी कभी वाइट सा मोल्ड दिखेगा। अगर बेसिक इन नेचर होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आता है। तीसरा कारण है डिहाइड्रेशन। फल और सब्जी 95% तक पानी होता है, तो फल और सब्जी डिहाइड्रेट कर जाता है, मतलब वो पानी रिलीज करता है, जिससे कि 2-3 चीज़ें। एक, जो छोटा किसान 100 किलो फल सब्जी तोड़ा है वो बेच 95 किलो पाता है। 5 किलो कहाँ गया? प्रकृति ने ले लिया। प्रकृति को भी शर्म नहीं आ रही है उस छोटे किसान से 5 किलो लेते हुए। तो एक वो हो गया। दूसरा, जैसे ही फल सब्जी पानी लूज करता है वो अपना शेप और कलर चेंज कर देता है, तो जिसके कारण, और हम लोग तो बेशरम हैं, हमेशा उसको दबा करके अच्छे से देख करके लेंगे, बिल्कुल ऐसा हो तभी लेंगे, ठीक है, तो रेट भी कम हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम एम्पलीफाई, मतलब 10 गुना 20 गुना अधिक हो जाते हैं जब टेम्परेचर 34 डिग्री के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब देखो, आप जब सतही लेवल पे काम करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या क्या करना है अब। तो पहला कारण था इथिलीन। अब मैंने देखा कि इथिलीन को हम कैसे क्रब कर सकते हैं। तो पहला इथिलीन, दूसरा पैथोजेनिक अटैक, तीसरा डिहाइड्रेशन, चौथा गर्मी। इन चारों को हमने इनकम्पास किया अपने सब्जी कोठी में और एक माइक्रो क्लाइमेट की परिकल्पना की। एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट जो हाई ह्यूमिड हो। हाई ह्यूमिड होने से क्या हुआ? फल और सब्जी वेट लूज नहीं करेगा और फ्रेश दिखेगा। नियर स्टेराइल हो, मतलब जिसमें कि पैथोजेनिक अटैक, फंगस, बैक्टीरिया का अटैक ना हो। हाई ह्यूमिड, नियर स्टेराइल, इथिलीन ऑक्सीडाइजिंग हो, मतलब जो इथिलीन गैस रिलीज कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर पाए। और वो सब किस में हो? एक इंसुलेटेड एंड एयर रेगुलेटेड चेम्बर में। वो चेम्बर किसका बनाया? फैब्रिक का। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे किसान को ज़रूरत था कि वो मंडी से मंडी उसको लेके जा सके। और आज मैं बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ कि आज हमारा टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी भी यूज़ कर रहा है, जहाँ की वो एक जगह से दूसरे जगह मूव जब होता है तो वो उसमें फल और सब्जी रखते हैं। मतलब ये हुआ कि एक वो टेंट जैसी चीज़ है
बहुत ही नॉर्मल सा कपड़े का बोल सकते हो, ऐसे टेंट जैसी चीज़ है, उसमें छोटा सा डिवाइस लगा, वो देखा होगा आप लोगों ने, शार्क टैंक में देखोगे आप, यूट्यूब पे देखोगे, वो दिखेगा आपको, और उसी के लिए इनसे सर से कहा गया था कि वो आप उसको चेंज करो क्योंकि वो क्रेट में चाहिए। वो ठीक है, वो उनका एक फोर्स थी जो 10-15 मिनट की होती होगी, और उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि फॉर्मूला कि आपने जब आर्मी का नाम जोड़ दिया तो ऑलरेडी रिस्पेक्ट जुड़ गई आपके उस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों के साथ में। और अब आते हैं उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अभी इस तरह का कोई मार्केट में और प्रोडक्ट तो है नहीं सर कोशिश कर रहे हैं कोई, क्योंकि आप तो रिसर्च करके आए होंगे तो आपने देखा होंगे कोशिश कर रहे होंगे जहाँ पर ऐसी नॉन कूलिंग डिवाइस बनाई हुई जिन्होंने। सर ये समस्या ही इतनी बड़ी है। नहीं, और अभी कोई कंपनीज हैं? मेरे नज़र में तो अभी नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसलिए और दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि जब कोई होता है तो वहाँ पे स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिलते हैं मेरे को, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाते हैं कि कोई कंप्यूटर होता है तो वो आपकी चीज़ों को, मतलब रिसर्च को मिल जाती है, आधी से वहाँ से मिल जाती है, कस्टमर मिल जाते हैं, अवेयरनेस वो फैलाएगा, बेच आप दोगे, बिल्कुल है ना। या वो तो अभी आपको डबल मेहनत हो रही होगी आपके साथ में कि अवेयरनेस भी करना है और उसको सेल भी करना है। अभी सर ये सेलिंग मॉडल क्या है, ओपन टू ऑल है या फिर कि मतलब कोई स्टोर खोला हुआ है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं जो बैठे लोग हैं? सर हमारा अभी जो सेलिंग मॉडल है मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, चाहे वो अमेज़न हो, कहीं पर भी आपको सब्जी कोठी नहीं मिलेगा। आपको सब्जी कोठी मिलेगा सिर्फ हमारे वेबसाइट पर और हमें फ़ोन करने से। जो सो कॉल्ड थोड़ा सा एजुकेटेड प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो हमें ऑर्डर देते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट से हमारा ईमेल लिंक होता है, उस ईमेल पे हमें पता चल जाता है। हम उनसे उस समय कुछ नहीं मांगते हैं, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है हमारे एंड से कॉल जाता है, जिसको कि पूरा चीज़ सौरभ मॉनिटर करता है। वो कॉल करवाता है, करता है, कॉल जाता है, उसको सब्जी कोठी का एडवांटेज समझाया जाता है। तब उनको बोला जाता है कि सर आपका पेमेंट का क्या मोड रहेगा, आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, आप एडवांस करना चाहेंगे। हम लोग एडवांस पे अभी डिलीवर करते हैं, बट वेरी सुन हम लोग इसमें और भी बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर सब्जी कोठी आज के दिन में वेटिंग, बहुत प्राउडली ये भी कहता हूँ कि आज के दिन में सब्जी कोठी का वेटिंग पीरियड 45 से 50 दिनों का है। 50 अगर आज आप ऑर्डर करेंगे तो हम 100 विनम्र आपसे ये बोलेंगे कि सर आपके पहले मुझे 45 और लोगों का समस्या सॉल्व करना है जो हमसे पहले जुड़े हैं। अच्छा, लेकिन जो वो किसान हैं जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, इतना अवेयर नहीं है, तो वो रीच कैसे, वो तो नेट नहीं देख पाएंगे, तो अवेयरनेस कैसे होती, ग्राम पंचायत में जाते हैं? बिल्कुल, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक तो सबसे अच्छा जो जियो रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्मार्टफोन को हर एक घर तक पहुँचा दिया है। तो जब भी आप भी कोई काम करो ना, आप देखो कि आपके लिए इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क ऑलरेडी क्या है। और मैं अपने सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्री के प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क बनाया हुआ है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का एग्रीकल्चर, हर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन नाम का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही है कि नए टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाना। हमें उनका साथ मिला, हमें साथ मिला एग्रीकल्चरल फेयर्स का, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे किसान एक जगह मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमने कई सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ब्लॉक मंडी लेवल पे जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन दिए और फिर हमने रीच फैलाने का काम किया। अवेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप कैसे अवेयर कर रहे हो प्रोडक्ट के बारे में। तो उसमें हमने अपने आप को देखा है कि कहीं ना कहीं अगर सक्सेसफुल का एक मापदंड होगा तो उस पर हम लोग थोड़ा बहुत तो खरे उतरे हैं कि हमने एक राइट, सब कहते हैं ना, सबको साथ लेकर के हम चलने का कोशिश किए और सबको साथ लेकर के चलने का ये परिणाम हुआ कि हमारा अवेयरनेस अच्छे से फैला। आज आप जम्मू में जाकर के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, बख्शी साहब, उनको फ़ोन कीजिए, वो आपको सब्जी। आज मेरा वर्कफोर्स जो है ना, आज वो लोग हमारे लिए वर्कफोर्स हैं और वो लोग हमारे लिए ऑर्डर लेके आ जाते हैं कि जनाब, जी सर, जनाब 10 पीस का ऑर्डर है जनाब। सर बहुत अच्छा सर, मैं डिलीवर करवाता हूँ। तो आज ये है सब्जी कोठी। तो आपको अगर इस लेवल तक बढ़ना होगा ना, तो अब आपको सबको साथ लेके चलना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि सबको साथ लेके चलने में एक ही चीज़ करना होता है, वो ये होता है कि अपने अहंकार को त्यागना होता है। बी पोलाइट,
सर पोलाइटनेस तो वो तो एंटरप्रेन्योर का स्वधर्म इनहेरेंट क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको सबको लेकर के चलना है। अच्छा, वो कश्मीर से याद है, कश्मीर थोड़ा और ऊपर चले जाए, मतलब बाउंड्री क्रॉस कर लें, तो कहीं पहुंचे हैं ग्लोबल में अभी हम लोग? सर हमारे कई सारे भाई जो सरहद के पार बैठे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सबसे हमारे पास क्वेरीज आ रही अच्छा, हैं। मतलब इसके अलावा ये एशियन का हो गया, इसके अलावा यूरोप में भी सर मैं आपको अगर नाम गिनवाने लगूं तो मैं सीधा पूरा ज्योग्राफी का नाम गिनवा सकता हूं कि लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से लेकर के यूएई से लेकर के इटली तक। अच्छा, तो इसमें मतलब मुझे लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज होंगी ज़्यादा वो डिमांड कर रहे होंगे, डेवलप्ड कंट्री में इतनी डिमांड नहीं कर रहे होंगे लोग, क्योंकि उन्होंने अपने स्टोर बना रखे हैं कहीं ना कहीं पे स्टोरेज के लिए। इतनी मैं पूछना चाहता हूँ सर जो अगर आप प्रकृति को भी देखें ना, तो जो मैं डेवलप और डेवलपिंग क्या ही बोलूँ, सो कॉल्ड डेवलप नेशन जो हैं वो ऐसे क्षेत्र में है कि जहाँ पे उनका ये बहुत बड़ा समस्या ही नहीं है। वो ऑलरेडी एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में, आप यूरोप की बात करें, राइट। मैं जब यूरोप में 1 साल था तो वहाँ पे तो मतलब हड्डियों को गलाने वाली ठंडी थी, मतलब नहाना धोना तक दूर था, इतनी ज्यादा ठंडी थी। तो मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम कम फेस आएगी, तो ये प्रॉब्लम ही कम है। हाँ, तो लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है जो इक्वेटर के पास हैं या उसके आसपास है, जो आपके जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके आसपास जो कंट्री है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, पहले हमारा मुल्क, ऑफ कोर्स पहले हम अपने देश का होंगे, उससे भी पहले हम अपने राज्य का होंगे, उससे भी पहले हम अपने कम्युनिटी का होंगे, राइट। नाइस। उससे होते हुए हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन जा रहे हैं पूछना सर से? कोई बच्चा? और कुछ झुक गया नीचे? और अरे मतलब तुम्हारा कुछ है पूछने का तो बताओ। देखो 2 ही केस है, या तो कुछ भी नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं है, या तो ऐसा आया कि भाई अब क्वेश्चन ही नहीं है। तो अगर नहीं पूछोगे तो मैं दूसरा मान लूंगा। मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया है लोगों को। तो मेरे पास रैपिड फायर है, अब मैं ऑप्शन दूंगा इस बार तो। अरे चलिए सर, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अब ये बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, हु इज निकी? एंटरप्रेन्योर सर। 5 स्टार फूड और होम फूड? ऑलवेज होम फूड सर, इसलिए मैंने आपको आज भी रिक्वेस्ट किया कि सर होम फूड। नहीं, अभी लंच घर पे ही है। अच्छा, टू लिसन और टू मेक लिसन? फिर से सर। टू लिसन, सुनना या सुनाना? सुनना सर। अच्छा, सर ऑनेस्ट बोलना है? ऑनेस्ट सर। अच्छा, एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। गाने सुनना या सटायर सुनाना? गाने सुनना। ओके, बेस्ट पास टाइम? इसे तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया सर। अभी तो लेकिन आंसर एक ही वर्ड में होगा ना सर। बेस्ट पास टाइम जो अभी बीत रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस टॉक शो को हम ओवर करते हैं, जो रिकॉर्ड है। बाकी अभी तो हमारा लंच साथ में है, शाम तक साथ रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू निकी जी। थैंक यू सर।